Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Hindu and Indian Express. Today the date is 8th of July. We were scheduled to start all these initiatives from July 1st, but for some reason it got delayed by 1 week. Okay, so we are starting today. But before that, what's our plan for 2025? See, last year if we see what we learned from the 2024 prelims is that you cannot take the static syllabus even lightly. Okay, क्योंकि ज्योग्राफी से काफी सारे ऐसे क्वेश्चन आए which were kind of very much basic in nature, तो उसको easily जिन लोगों ने पढ़ा था they would have got the advantage of at least 7 to 8 questions, right? डेली न्यूज एनालिसिस हमारा एज इट इज कंटिन्यू रहेगा, बट जो बच्चे इस कोर्स में होंगे उसको हर टॉपिक पर एक डिटेल नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा ऑन दी एप्लीकेशन इटसेल्फ। ओके, इसके अलावा हम लोग लास्ट ईयर एक इनिशिएटिव करते थे प्रीलिम्स एक्स्ट्रा, जिसमें हम लोग पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो से कुछ न्यूज, लाइवमेंट, इकोनॉमिक टाइम्स, क्योंकि इन सब से क्वेश्चन पूछे गए हैं, डाउन टू अर्थ से आपको क्वेश्चन पूछा गया है इस बार ज्योग्राफी और एनवायरमेंट में। ओके, तो इस सीरीज को हमें दोबारा स्टार्ट करना है अगेन। ये भी एप्लीकेशन पे डायरेक्ट अपलोड होगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग हमारा एज इट इज चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए मेंस 450 में आपको कंटेंट मिल जाता है, दैट इज वन थिंग, बट ब्रेन स्टॉर्मिंग में जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे सोचने की, लिखने की, तब तक वो बात नहीं आएगी। और उसमें कोशिश की जाएगी कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए एंड आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हो एंड आपस में चेक कर सकते हो, अपने रिव्यूज देख सकते हो। ओके, मीन्स 450 विल कंटिन्यू एज इट इज एंड डेली क्विज ये डेली ना होकर एक्चुअली वीकली होंगे। ओके, क्योंकि जब आपके साथ पूरे वीक न्यूज़पेपर डिस्कस किया जाएगा एंड प्रीलिम्स एक्स्ट्रा वीक में 2 बार आएगा, सैटरडे संडे। जब वो हो जाएगा सैटरडे संडे को, उसके बाद संडे इवनिंग को आपको अराउंड 30 to 50 क्वेश्चंस का एक टेस्ट दे दिया जाएगा एप्लीकेशन पर ही, विच यू कैन अटेम्प्ट इन द रियल टाइम। ओके, और उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपने पूरे वीक में कितना अच्छे से पढ़ा है, कितना आपको समझ में आया है। Alright, so that is part of our comprehensive course for 2025 and the best thing is कि last year मैंने आपसे कहा था कि static आप लोग को खुद ही handle करना है। I was just taking care of the current part, but इस बार हम लोग पूरा static भी उसमें cover करेंगे। ओके, चारों सब्जेक्ट static अच्छे से कवर होंगे। दो अभी स्टार्टिंग में हम लोग का फोकस करंट अफेयर पे रहेगा 1-2 महीने, बट फ्रॉम दिवाली यू कैन से कि हम लोग स्टैटिक का भी डिवीजन शुरू कर देंगे उसमें। ओके, एंड वो उसमें दोनों ऑप्शन है आपके पास, जैसे पहले की तरह या तो आप 1000 रुपीज मंथली जैसा चलता था वैसे भी कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर आप सिंपली वन टाइम 6000 पे करके पूरा 18 मंथ का एक्सेस ले सकते हो। ऑलराइट, दैट इज अप टू यू, आपको जो ऑफर ठीक लगे। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर ऑल दोस डिटेल्स। अब हम लोग शुरू करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस का। यहाँ पर न्यू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लान स्लम टू 20 ईयर लो इन Q1। अब देखिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या होते हैं। फर्स्ट थिंग इज कि एक तरफ से हो जाता है आपका पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो कि गवर्नमेंट करती है, राइट? गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट करती है इकोनॉमी में, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। दूसरी तरफ होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो कि आपकी प्राइवेट कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, ये सब लोग इन्वेस्ट करते हैं, राइट? दोनों का पर्पस क्या होता है? दोनों का पर्पस यही होता है कि इकोनॉमी में एक स्टिमुलेशन प्रोवाइड करना, टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। क्योंकि मार्केट में जब कुछ इन्वेस्टमेंट आता है, यानी कि कोई प्रोजेक्ट आया है, कुछ बन रहा है, ओके, तो मार्केट में एक डिमांड क्रिएट होती है। अगर कोई ब्रिज बन रहा है, रेलवे ट्रैक डल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है स्टील, सीमेंट, इन सब की डिमांड क्रिएट होती है, राइट? लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। उसी तरीके से कंपनी एक प्रॉफिट अर्न करती है, फिर वो गवर्नमेंट को टैक्सेस देती है, ओके, और फिर वही टैक्स का पैसा गवर्नमेंट किसी न किसी सोशल वेलफेयर स्कीम के थ्रू पब्लिक के पास वापस भेज देती है, राइट? सो द थिंग इज कि पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट अगर सारे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ही करने जाएगी तो अल्टीमेटली इट विल एंड अप विद फिस्कल डेफिसिट, राइट? इसलिए गवर्नमेंट का मोटिव ये होता है कि प्राइवेट वाले ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। प्राइवेट वाले इन्वेस्ट करें, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या इकोनॉमी में हम जहां इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जहां जिस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या वहां से रिटर्न आने की चांसेस हैं? ठीक है, जैसे हम हाई स्पीड रेल बनाना चाह रहे हैं, तो क्या वो उतने पैसेंजर कैटर कर पाएगी, उतना लोग अफोर्ड करेंगे उसे? वो डिपेंड करता है लोगों की परचेसिंग पावर पर, राइट? एंड परचेसिंग पावर अल्टीमेटली डिसाइड वहीं से होती है कि आपके देश में टैक्सेशन कितने हैं, क्योंकि इस वक्त इंडिया में एटलीस्ट काफी ज्यादा टैक्स लगता है। ओके, अगर हम अश्विनी ग्रोवर की बात को सही माने तो उन्होंने जब पूरा एक्सप्लेन किया था, ही सेड कि अराउंड 45% जो इनकम है इंडियन सिटीजन की, वो टैक्स में चली जाती है, अलग अलग तरह के टैक्स, सर्विसेज एंड इन चीजों में। ओके, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट राइज करेगा या फॉल करेगा, ये टोटली डिपेंड करता है कि मार्केट में डिमांड कैसी है, और डिमांड डिपेंड करती है लोगों की परचेजिंग पावर पर। अब अगर ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं, पब्लिक के हाथ में पैसा नहीं आ रहा है, कोई सैलरी नहीं आ रही है,
ओके, इस तरह की चीजें अगर हो रही है तो मार्केट में डिमांड कम होगी, और अगर मार्केट में डिमांड कम होगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अपने आप फॉल हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट एक ही शर्त पे करता है कि क्या वहां से प्रॉफिट आने के चांसेस हैं या नहीं, राइट। अब ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है कि वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है। जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नीचे जा रहा होगा तो गवर्नमेंट पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ा देगी। उससे क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट ने कोई एक सपोज एक्सप्रेसवे या हाईवे बना दिया, ठीक है, उन्होंने पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन अब यहाँ पे अपने आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा, राइट, कि एक्सप्रेस वे बन गया है, हाईवे बन गए, और जमीनों की कीमत बढ़ जाएगी, न्यू बिजनेस स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर लोगों के, ठीक है, रियल स्टेट वाले आ जाएंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो काम होता है मेनली वो एक स्टिमुलेट करती है कि ये एक क्राउडिंग इन इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ओके, बट यहाँ पर क्या देखा गया इस क्वार्टर में कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम आया है, अराउंड 20 ईयर लो, पिछले 20 साल में सबसे कम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया है। देखिए इसका एक सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि एक बार फिर से कहीं ना कहीं देश में कोलिशन गवर्नमेंट की शुरुआत हो गई है, ठीक है, क्योंकि इसी क्वार्टर में हमारे पास इलेक्शन के रिजल्ट्स आए और ये देखा गया कि कोई एक रूलिंग पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ नहीं आ रही है, और ऐसे में अभी भी कई लोगों का यही मानना है कि शायद हमें अगले 1-2 साल में दोबारा इलेक्शन देखने को मिल सकते हैं। जब भी इस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ कोई कंट्री बढ़ती है तो कहीं ना कहीं प्राइवेट वाले अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा रोक के रखते हैं, वो वेट एंड वॉच अप्रोच को फॉलो करते हैं उस टाइम पर। ओके, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जो कि कल को आपको रिटर्न देंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज लाइक सैलरी, पेंशन एटसेट्रा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज जहां से आपको कल को रिटर्न आ सकता है, रेवेन्यू आ सकता है। इट्स लम्प टू 20 ईयर्स लो इन अप्रैल टू जून क्वार्टर। ओके, लास्ट क्वार्टर में तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आया था 7.9 लाख करोड़ का, कि लोकसभा इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए ना उसकी वजह से है मोस्टली। Last 2 years have seen a high investment and announcement that are yet to run their course. Okay, so first reason can be हम लोग दे सकते हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट्स और न्यू गवर्नमेंट को, बट सेकंड रीजन ज्यादा स्ट्रांग है विच सेज दैट कि पुराने जो इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस किए गए थे वो अभी भी अपने इम्प्लीमेंटेशन फेज में है, तो नया इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस करने के मूड में नहीं है एटलीस्ट प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। ओके, आगे चलते हैं। सिल्वर इंपोर्ट फ्रॉम यूएई थ्रू गिफ्ट सिटी। अब देखिए यूएई के साथ हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था, राइट। इसमें हमने प्रॉमिस किया था इनके साथ कि जो भी ये सिल्वर इंपोर्ट वगैरह किया जाता है अगले 10 साल में उन पर लगने वाली ड्यूटी को हम 0% पे ले आएंगे, राइट। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा देखा गया है कि शायद कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है कि जितना भी सिल्वर इंपोर्ट किया जा रहा है वो सब कुछ गिफ्ट सिटी से ही क्लियर क्यों हो रहा है। ओके, दूसरे पोर्ट्स वाले जब इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप कंडीशंस को मेट नहीं कर रहे हो। ओके, तो इसमें यहाँ पे डिमांड की जा रही है कि एक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है यहाँ पर। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया सिल्वर इंपोर्ट्स आर नाउ बीइंग हैंडल्ड बाय few private players bringing the white metal from Dubai through Gift City Exchange, which could cause significant revenue losses for the exchequer over time, क्योंकि कुछ ही प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो इसमें अपनी मोनोपोली को क्रिएट कर रहे हैं। The trade research body has sought a probe into the relationship between export and import firms ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि क्या यहाँ पर कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, कि कुछ साठगांठ चल रही है दोनों तरफ। While warning that this silver market trend could extend to gold, platinum and diamonds। ठीक है, तो कल को अगर इसी तरह का कुछ चल रहा है अंदर से, ओके, गिव एंड टेक सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो कल को ये फिर गोल्ड सेक्टर में भी हो सकता है, प्लेटिनम में भी हो सकता है, डायमंड्स में भी हो सकता है। ओके, तो उससे अल्टीमेटली लॉस किसको होगा, जो हमारा स्टेट एक्सचेकर है उसको रेवेन्यू लॉस होगा, ठीक, गवर्नमेंट को। 87% ऑफ इंडिया सिल्वर ग्लोबल सिल्वर इंपोर्ट्स केम फ्रॉम दुबई एट ए रिड्यूस 8% ड्यूटी एंड वर क्लियर थ्रू द गिफ्ट सिटी एक्सचेंज। इस 8% ड्यूटी को भी हम लोग कम करके 0% करेंगे जैसा कि हमने सीपा में प्रॉमिस किया है। The earlier attempts by some banks to import silver from UAE through other ports, ओके, जब दूसरे पोर्ट से इंपोर्ट करने की कोशिश की गई इसको, तो यहाँ पर ये बता दिया गया है कि आप मीट नहीं करते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन को ऑफ इंडिया यूएई फ्री ट्रेड डील। नाउ द प्रॉब्लम है कि इसी डील में गिफ्ट सिटी मीट कर रहा है ये रूल्स ऑफ ओरिजिन को, बट दूसरे बैंक्स जो किसी और पोर्ट के थ्रू इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मीट नहीं कर रहे हैं। ओके, सो दिस क्लियरली शोज कि कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है, तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत तो है यहाँ पर। India levies a 15% import duty on silver and only allows, now focus on this, only allows institutions nominated by RBI and DGFT, that is foreign trade, to import the precious metal.
यहाँ पे हमने प्रॉमिस किया था सीपा में कि हम इसको 0% कर देंगे ड्यूटी को ओवर 10 years। बट यहाँ पर जो की कंसर्न निकल के आ रहा है वो ये है कि हाउ द imports cleared through GIFT City meet rules of origin requirements specified in the India UAE FTA when importers from other ports, दूसरे पोर्ट से जो importers हैं वो इन कंडीशंस को मीट नहीं कर पा रहे हैं। गिफ्ट सिटी कैसे मैट कर रहा है? ओके, तो ये सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं था, बट मेरे लिए आपको बताने इंपॉर्टेंट बात ये थी, ये वाला पॉइंट। ओके, क्योंकि सिर्फ आरबीआई नॉमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस को ही इंपोर्ट करना अलाउ होता है यहाँ पर। यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने आपस में कुछ समझौता किया है कि कुछ पंचायत को ये लोग आपस में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, अपने अपने स्टेट्स में। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2014 में, जो कि पार्लियामेंट ने पास किया था। तो ऑब्वियसली बात है कि ट्रांसफर करने के लिए भी हमें इस एक्ट में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने पास किया था। हालांकि इन दोनों स्टेट्स ने एग्री कर लिया है अपने ट्रांसफर ऑफ पंचायत पे। एंड तेलंगाना गवर्नमेंट विल नीड टू पास अ रेजोल्यूशन इन द असेंबली सीकिंग द नेबरिंग स्टेट्स कॉपरेशन इन ट्रांसफर ऑफ 5 पंचायत। ठीक है, अगर आंध्र प्रदेश भी अपना कंसेंट दे देता है तो फिर ये मैटर जाएगा सेंटर के पास, जो अमेंड करवाएगा इस एक्ट को। यहाँ पर एक एलिगेशन आया था एक एक्टर का अगेंस्ट, जहां पर ये जो इंडस्ट्रीज हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज वगैरह हैं केरल की, इनमें फीमेल के साथ गलत चीजें होती है, राइट। तो उसी के लिए एक पैनल सेटअप किया गया था अंडर जस्टिस हेमा। ओके, तो 2017 की बात है ये। बट आज तक इसकी रिपोर्ट जो थी उसको पब्लिक नहीं किया गया। उसने रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशन दिए क्या नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, एक हम पढ़ते हैं विशाखा गाइडलाइंस जिसने विमेन का सेक्सुअल हैरेसमेंट रोकने की कोशिश की एट वर्क प्लेस। सिमिलरली यहाँ भी फोकस वर्क प्लेस पर ही है, बट मोस्टली जो पूरा फोकस है वो फिल्म इंडस्ट्री पे है। ओके, ताकि वो लोग बिना फियर के, बिना डिस्क्रिमिनेशन, बिना एक्सप्लॉइटेशन के अपना करियर उस फील्ड में बना सकें। ओके, तो कभी हेमा कमेटी की रिपोर्ट से पूछी जाए तो वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, विद केरल फिल्म इंडस्ट्री, राइट। बट उसके रिकमेंडेशन स्टेट ने पिछले 4 साल से रिलीज नहीं करे हैं। यहाँ पर गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद में एक फेस्टिवल मनाया गया, अषाढ़ बोनालू। फेस्टिवल इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन गोलकोंडा फोर्ट पर हम लोग एक शॉर्ट नोट में आपको अपलोड कर दूंगा, ओके, ऐप पे पोस्ट कर दूंगा या टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, क्योंकि कई बार आजकल इस तरह के शॉर्ट नोट्स प्रीलिम्स में बहुत परेशान कर रहे हैं आपको। Carol Versity, it will launch a genome editing mission to boost pearl spot production। अब ये जो आप अपने इमेज में देख रहे हो, दिस आर कॉल्ड एज पर्ल स्पॉट। ठीक है, इनकी प्रॉब्लम ये थी कि इनकी जो ग्रोथ होती है वो काफी ज्यादा मंथ ले रही थी। ये फार्मर्स इनको एक्विफर में डाल देते थे, फिर ये ग्रो होती धीरे धीरे, और ऊपर से इनका बॉडी वेट भी काफी कम हो रहा था। तो यहाँ पर एक जीनोम एडिटिंग मिशन लॉन्च किया गया है ताकि इनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, राइट। तो ये सब एक फॉर्डर पॉइंट की तरह काम करते हैं जब आप अपने जीनोम एडिटिंग वगैरह में कोई आंसर लिखते हो तो। ओके, सो ये पर्ल स्पॉट की बात है, कहाँ पर ग्रो की जाती है? मोस्टली केरल में, और ये केरल की स्टेट फिश भी मानी जाती है इसको। सॉरी, not this one but this tilapia. Now genome editing will target the genetic makeup of the fish that inhibits a faster rate of growth। ये उस जीन को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं एडिट करके, जिस वजह से इसकी जो फास्टर ग्रोथ है उसको उसमें रुकावट आ रही है। ओके, ताकि अगर वो जीन निकाल दें जो इसकी ग्रोथ को रोक रहा है तो फिर ये तेजी से ग्रो हो पाएंगी। ठीक है, इससे ब्रीडिंग बढ़ेगी, सीड प्रोडक्शन बढ़ेंगे पर्ल स्पॉट्स के, राइट। नाउ अचीविंग हायर बॉडी वेट, अब ये भी जरूरी है क्योंकि पता है ये बहुत ही प्रीमियम फिश होती है, इसमें पैसे अच्छे मिलते हैं जो फार्मर्स है उनको। सो अचीविंग हायर बॉडी वेट एट एन एनहांस्ड रेट, अगर हम जल्दी से इनको ग्रो कर पाएंगे ज्यादा बॉडी वेट के साथ, तो दिस विल बी ए ग्रेट ब्लेसिंग फॉर एक्विफर बिकॉज दिस इज अ प्रीमियम फिश। जबकि वो जो टिलापिया है वो उतनी प्रीमियम नहीं है, उसको आपको मिलते हैं उसके हार्डली 250 to 300 पर केजी, जबकि यहाँ पर पर्ल स्पॉट्स के आपको मिलते हैं 650 to 700 केजी। ओके, तो जस्ट रिमेंबर इट एज अ फॉर्डर पॉइंट कि हम लोग जीनोम एडिटिंग को कहाँ यूज कर रहे हैं। पहला, फार्मर की इनकम बढ़ाने के लिए, राइट। दूसरा, अपनी जो फूड प्रोडक्टिविटी है या फूड प्रोडक्शन कह लीजिए उसको भी एनहांस करने के लिए। तो ये दो केस में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, अपना जीनोम एडिटिंग को। ये आपके एक फॉर्डर पॉइंट की तरह काम करता है आपके मेंस की आंसर राइटिंग में। राइट, पर्ल स्पॉट प्रोडक्शन किसने लॉन्च किया है? कैरल वर्सिटी ने, जीनोम एडिटिंग मिशन। लेट्स मूव अहेड। ये सब कांग्रेस के कहने की बातें हैं। कांग्रेस कह रही है कि यहाँ पर आप क्लैरिटी तो दीजिए कि आखिर एलएसी पे चल क्या रहा है एग्जैक्टली। फिर कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि चाइना अपने बंकर्स बहुत ज्यादा बना रहा है वहां पे, पैंगोंग सो लेक के बिल्कुल बहुत ही नियर अबाउट आ गया है। हमने काफी सारे पेट्रोलिंग पॉइंट लूज कर दिए हैं चाइना को, इंडिया लूजिंग पोजीशन ऑफ 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स
out of 65, including points in Deepsang Plains, Tamchok, Gogra, Hotspot, Springs, etc. ओके, और ये सब चीजें मैं पहले आपको मैप लोकेशन वगैरह सब करा चुका हूँ, बट हम लोग जो वीकली एक्स्ट्रा करेंगे ना, उसमें हम लोग इन लोकेशंस, मैप लोकेशंस को एक बार दोबारा देखेंगे। ठीक है, बट अभी इस डिस्कशन को हम लोग ज्यादा लेंथी नहीं खींचना चाहते न्यूज़पेपर, क्योंकि हमें 2 न्यूज़पेपर करने हैं, तो वो ऑलरेडी 1 आवर क्रॉस हो ही जाता है। कांग्रेस के अकॉर्डिंग इंडिया इज फेसिंग हाईएस्ट रेट ऑफ जॉबलेसनेस इन 45 ईयर। अब गवर्नमेंट ने अभी जो डेटा दिया ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उन्होंने कहा है कि सिर्फ 3.2% बेरोजगारी है, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट। बट द इशू इज नॉट विद द जॉब्स बट द क्वालिटी ऑफ जॉब्स। ठीक है, डिलीवरी बॉय का काम करना उसको जॉब नहीं कह सकते आप चाय बेचना या पाव भाजी वाली, बड़ा पाव वाली, वो सब जॉब नहीं है यार। उसको अगर आप एम्प्लॉयमेंट मान लोगे तो फिर वो तो यही दिखाएगा, क्योंकि जब इंसान को अच्छी क्वालिटी की जॉब नहीं मिलेगी तो कुछ तो करेगा ही ना, डेफिनेट है वो तो। राइट, तो गवर्नमेंट का ये जो डेटा है इस पर कोई बिलीव नहीं करता। देर इज सीरियस इश्यूज अराउंड द क्वालिटी ऑफ जॉब्स एंड पॉसिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। और पेपर लीक्स कितने हो रहे हैं वो आप देख ही रहे हो। ओके, अब तो नीट भी नहीं बचा। एनटीए आई थिंक सबसे बड़ा अगर कुछ फेलियर रहा है ना इस गवर्नमेंट का बनाया हुआ, तो वो रहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एक एग्जाम तरीके से नहीं करवा पा रहा है वो। ठीक है, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा सीयूईटी का जो एग्जाम हुआ है, उसमें इन लोगों ने 30 से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर की गलत दिए, और उसमें बच्चों से चार्ज कर रहे हैं 200 रुपीज पर क्वेश्चन। अगर आप क्लेम करते हो कि आपने जो आंसर की दी है वो गलत है, हम आपको सोर्स दे रहे हैं। इवन सीधी सीधी जो चीजें एनसीईआरटी में मेंशन है उसका भी गलत आंसर दिया है एनटीए ने। ठीक है, नाउ अगर 30 क्वेश्चन पे बच्चे पेटिशन लगाएगा तो हर बच्चा अपने पास से 6,000 रुपए लगाएगा। गलती आप करोगे, निकम्मापन आप करोगे, और आपकी गलती बताएंगे भी बच्चे, और उल्टा बच्चे आपको पैसे भी देंगे गलती के। सो दैट्स हाउ दिस एनटीए इज फंक्शनिंग राइट नाउ। एनीवे, वो न्यूज़ भी अभी आएगी, आगे हम देखेंगे। एग्रीकल्चर एम्प्लॉय करता है 46% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ओके, जबकि वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ 20%। और हमारा एक गोल यही था कि हमें ये जो डिपेंडेंसी है एम्प्लॉयमेंट की एग्रीकल्चर में, इसको रिड्यूस करना है। ओके, इसको रिड्यूस करना है, ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को इंडस्ट्रीज की तरफ ले जाना है। ओके, लेकिन हम उतना तेजी से प्रोग्रेस कर नहीं पाए। शेयर ऑफ फॉर्मल सेक्टर इन नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स इज स्टिल ओनली 25%। अब हम ये भी कह दें कि नॉन एग्रीकल्चर जॉब में भी काफी लोगों हमने शिफ्ट किया है, बट द थिंग इज कि उसमें भी इनफॉर्मल जॉब में ज्यादा शिफ्ट हो गए। ठीक है, फॉर्मल जॉब्स नहीं है। नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम चले जाएं तो लोग कुछ जैसे बीड़ी बनाना, आगे अगरबत्तियां बनाना, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर्स की जॉब है, और उसमें अगर वो लोग कर भी रहे हैं तो वो कोई इतनी ज्यादा अच्छी जॉब नहीं है। और उसमें भी वो डेली अलाउंस टाइप की चीजें होती है कि आज काम है तो कर लो, कल है तो कर लो। ठीक है, आपने डिलीवरी बॉय बना दिया काफी बच्चों को अगर विलेज एग्रीकल्चर से निकाल के भी, तो वो कोई फॉर्मल सेक्टर की जॉब नहीं है आपके लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो सैलरीड जॉब्स नहीं है। डिमांड है तो ठीक, नहीं तो you are useless. Okay. The share of employment in rural areas have remained 67%. अब देखिए, एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में अगर 67% यानी कि दिखाता है कि इवन सिटीज में भी अब उतनी अच्छी क्वालिटी की जॉब्स नहीं रही हैं, इसलिए लोग अपने विलेज एरियाज में ही रहना प्रेफर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हमने देखा पिछले 10-20 सालों में, वो थोड़ा सा स्टॉल हुआ है यहाँ पर। ओके, मॉस्को जाएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर इस पे। अ, देखिए, इंडिया रशिया रिलेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा भी कभी कर लेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग में। ठीक है, वो एक आंसर राइटिंग का सेशन भी हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप एरिया देखें कि हमें यहाँ पर कहाँ कहाँ फोकस करना है दोनों को, सबसे पहला फोकस कहाँ पर है, ट्रेड पे। क्योंकि पता है हमने गोल रखा था कि हम 2030 तक करीब $30 बिलियन का ट्रेड करेंगे दोनों, बट हमारा ट्रेड $65 बिलियन बढ़ के हो गया। ठीक है, इतना तेजी से कैसे बढ़ा? थैंक्स टू यूक्रेन वॉर, इसकी वजह से। बट द प्रॉब्लम है कि $65 बिलियन के बायलैटरल ट्रेड में $61 बिलियन उनके फेवर में है, रशिया के। हमारे फेवर में कुछ नहीं है। यानी कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं रशिया से, और हमने इंपोर्ट क्या किया है? हमने ऑयल बहुत इंपोर्ट किया है, हमने गैस बहुत इंपोर्ट किया है, हमने उनसे फर्टिलाइजर बहुत इंपोर्ट करे हैं। ठीक है, इसलिए ये ट्रेड बढ़ा बहुत तेजी से, जबकि हमने तो टारगेट रखा था कि $30 बिलियन हो जाएगा 2030 तक। ये 65 इतनी जल्दी हो गया क्योंकि रशिया को भी एक नया मार्केट चाहिए था, उसको एक बायर चाहिए था जब उस पर सैंक्शन लगे। बट द थिंग इज कि इस 65 में से 61 तो उनका है, हम तो सिर्फ $4 बिलियन तक का ही कुछ एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं उनको। राइट, बैंकिंग चैलेंजेस, क्योंकि यहाँ पर नॉस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट वगैरह खोले गए थे, बट इवन वो भी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाए। ओके, तो ये पेमेंट किस तरीके से की जाए वो एक चैलेंज बना हुआ है। सो दिस इज सेकंड थिंग। ओके, ऑल बिकॉज ऑफ वेस्टर्न सैंक्शन। नेक्स्ट इज प्रिडिक्टेबल प्राइसिंग, क्योंकि देखिए रशिया बीच में कभी अपने ऑयल के प्राइस बढ़ा भी देता है, वो कहता है कि ये वर्थ नहीं है जितने कम पे हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, जबकि वेस्टर्न ने उस पर कैप लगाया हुआ है कि आप $60 बिलियन से ऊपर नहीं खरीदेगी कोई कंट्री रशिया से, अगर खरीद भी रही है
ठीक है, तो हमें एक प्रेडिक्टेबल प्राइसिंग चाहिए कि अगर हम आपके साथ ये ऑयल डील करते हैं आज, तो अगले 10 साल 20 साल आप हमें किस रेट पर बेचोगे, क्योंकि फ्लक्चुएशन नहीं होने चाहिए ज्यादा। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं हमें, कि ईयरली मत कीजिए आप कि इस साल इतने में देंगे अगले साल उतने में देंगे, आप एटलीस्ट 20-30 ईयर्स की डील कीजिए। बट रशिया वो अभी करेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अभी उसकी मजबूरी है जब तक यूक्रेन वॉर चल रहा है। right? जैसे हम लोग कुवैत के साथ करते हैं, कुवैत के साथ, कतर के साथ, हमने ओमान के साथ 20-30 ईयर्स की हमने डील कर रखी है गैस के लिए। ओके, इसके बाद कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं काफी सारे, जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये सब हमने देखा था प्रीलिम्स के टाइम। चेन्नई व्लादिवोस्टोक, जिसको हम लोग ईस्टर्न ट्रेड रूट कह रहे हैं, जो जापान और साउथ चाइना सी से होते हुए आएगा, ताकि एक ऑल्टरनेट बनाया जा सके और हमें स्विस कैनाल के थ्रू ना जाना पड़े। और नॉर्थ सी कॉरिडोर भी कहते हैं हम इसको। उसके अलावा रशिया का जो फार ईस्ट रीजन है, साइबेरियन रीजन, ठीक है, उसको उसको भी हम लोग उसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी काफी सारे फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं। ये हमारे रशिया के एम्बेसडर हैं मिस्टर विनय कुमार, इन्होंने भी यही कहा है कि ट्रेड इम्बैलेंस, जो कि मैंने आपको बताया 65 में से 61 उनके फेवर में, और काफी सारे इंडियंस को रिक्रूट किया गया है रशियन आर्मी में। ये करीब 25,000 से 30,000 इंडियंस हमारे वहाँ स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ही 14,000 स्ट्रॉन्ग हमारा डायस्पोरा है रशिया में, ये ठीक था यहाँ तक। बट काफी सारे हमारे यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाकर कि वहां पे सिर्फ जॉब करनी है, कि एक असिस्टेंट हेल्पर की जॉब करनी है, बट वो हेल्पर के नाम पे ले जाके आपने उनको वॉर में झोंक दिया, ठीक है। फिर यहाँ इंडिया में जब उनकी फैमिलीज ने प्रोटेस्ट किया, ये मैटर और राइज हुआ, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम बात करेंगे रशिया से। और अब एक और हमारे लिए फेवरेबल ये हुआ है रशिया में, कि जब यहाँ पे सैंक्शन लगे तो काफी सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, उनके यहाँ से जो कंपनीज थी, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो निकल गई, तो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ वहां पर। तो ये एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आया कि इंडियन कंपनीज यहाँ पे जाकर अब कम कंपटीशन फेस किए, ज्यादा कंपटीशन फेस किए बिना इन्वेस्ट कर सकती हैं, आगे कुछ प्रोग्रेस कर सकती हैं, राइट। बट ये सीरियसली एक इशू बन के आया कि इंडियंस को यहाँ पे आर्मी में रिक्रूट किया जा रहा है जबरदस्ती, और उनको वॉर फ्रंट पे भेजा जा रहा है। आपने रिक्रूट किया एज अ हेल्पर, एज अ कुक, या एज अ जो मटेरियल लोडर होते हैं, बट आपने आगे जाकर उनको वॉर के लिए आगे फ्रंट पे भेज दिया। ओके, दे हैव बीन मिसलेड और गिवन फॉल्स प्रोमिसेस एंड फाउंड देमसेल्व्स इन डेंजरस सिचुएशन। ठीक है, तो ये कुछ 5-6 इश्यूज हैं जो रशिया के साथ चल रहे हैं। यहाँ पे फ्लड हिट असम, ठीक है, दिल्ली में भी आया था अभी। तो इस पे मैं आपको आज ही मेंस 450 प्लस में आपको एक वीडियो सेशन मिल जाएगा अर्बन फ्लड पे। और आपको अगर इस पे क्वेश्चन आएगा, तीन ही चीजें पूछी जाएंगी। पहला, एक इसके कॉजेस क्या होते हैं, सेकंड इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, और थर्ड कि इसके लिए क्या मेजर्स लिए गए हैं ऑलरेडी, और क्या मेजर्स और आगे लिए जा सकते हैं। ओके, तो इस पे आपको प्रॉपर, हम लोग ये रोज रोज की न्यूज से कोई मतलब नहीं है कि असम में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है, हमें सिर्फ अर्बन फ्लड तैयार करना है। उसी तरीके से मैंने आपके साथ मेंस में पहले एक और सेशन किया था कि अर्बन जो लैंडफिल साइट्स हैं, ठीक है, जो लैंडफिल्स हैं आपकी डंप यार्ड, इनमें फायर के इंसिडेंट्स बहुत आ रहे थे, तो हमने वो मैटर भी देख लिया था अच्छे से। ओके, उसी तरीके से हम अर्बन फ्लड तैयार कर देंगे आज, ताकि अगर करंट से रिलेटेड आपको जो भी आएगा मेंस में, वो हेल्पफुल रहेगा। ओके, एंड आई प्रॉमिस यू कि हम लोग इस बार का जो मेंस होगा उसके पहले अपने 450 टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे। तो पिछले 2 साल में जो भी करंट वगैरह से रहा है वो हम कर लेंगे। ठीक है? बाकी स्टैटिक से जो आता है, जैसे GS1 में एंशिएंट है, आर्ट एंड कल्चर, वो आपको खुद से टैकल करना होगा अभी। चलिए आगे चलते हैं। बेल कैनॉट बी विथहेल्ड एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। नो सी, जब बेल की बात आती है ना, तो आई ऑलवेज से कि कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिनके लिए शायद बेल नहीं मिलनी चाहिए, जैसे कि एसिड अटैक। ठीक है, इसमें काफी लोग हैं जिन्होंने इस तरह के अटैक्स किए, लेकिन आज ये बेल पे बाहर घूम रहे हैं, राइट। बट द थिंग इज कि जिस बच्ची का, जिस लड़की का चेहरा जला, वो पूरी लाइफ अपना चेहरा नहीं देख सकती। तो ऐसे केसेस में जब बेल मिल जाती है, तो वो कहीं ना कहीं उस विक्टिम की नजर में तो एटलीस्ट वो इंजस्टिस ही कहलाता है, कि आज वो इंसान, कई लोग हैं जिन्होंने एसिड अटैक किया था किसी लड़की पर टीनेज में, और आज वो अच्छी अपनी फैमिली लाइफ जी रहे हैं, बीवी बच्चे हैं, फैमिली है, सब कुछ है। बट वो लड़की आज भी सफर कर रही है जिसका चेहरा चलाया गया था। बट एट द सेम टाइम कोई केस ऐसा आता है जहां पे ट्रायल कोर्ट, 4 साल हो चुके हैं ट्रायल कोर्ट को, आज तक वो चार्जेस फ्रेम नहीं कर पाया उस आदमी के अगेंस्ट। ठीक है, चार्जेस फ्रेम भी नहीं किए जा सके हैं, 4 साल से उसका ट्रायल चल रहा है, और उसको बार बार बेल डिनाई की जा रही है। यानी कि पुलिस कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रेजेंट कर ही नहीं पाई है उसके अगेंस्ट। तो 4 साल से उसको जेल में रखना, ये तो अपने आप में फिर एक पनिशमेंट हो जाती है, राइट। या तो आप प्रूव कर दीजिए कि ही इज गिल्टी, या फिर आप उसको रिलीज कर दीजिए। right? तो ऐसा ही कुछ हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल कैन नॉट बी विथ हेल्ड एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट।
Supreme Court has held that right to bail of an accused cannot be withheld as a punishment irrespective of the nature of the crime. ओके, बस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा ज्यादा बोला है कि रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, बट जैसा कि मैंने आपको एसिड अटैक विक्टिम का एग्जांपल दिया, उसके केस में एटलीस्ट उस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो उसके लिए इनजस्टिस ही होगी। ओके, तो यहाँ पर इनका कहना है कि अगर आप रेफ्यूज कर रहे हो बेल को बार बार, यू आर लीडिंग टू प्रिजनाइजेशन ऑफ एन एक्यूज, आपने उसको प्रिजन में रखा हुआ है बिना प्रूफ किए हुए, क्योंकि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, राइट। बट अगर आप इस तरीके से उसकी गिल्ट को स्टैब्लिश किए बिना उसको बार बार बेल डिनाई करके जेल में रख रहे हो, तो वो प्रिजनाइजेशन ही कहलाएगा उसका। ओके, तो यहाँ पर जिस पर्सन का आया था उसका यही था मैटर कि वो अंडर ट्रायल है पिछले 4 साल से, for past 4 years. Okay, and trial court has so far not even been able to proceed to frame charges and the state of Maharashtra. और जबकि एनआईए ने कहा था कि हमारे पास 80 विटनेस है, अगर आपका 80 विटनेस है तो फिर आप क्यों नहीं एस्टेब्लिश कर पा रहे अब तक कि ये क्राइम क्रिमिनल है या नहीं। और उसके पास हुआ क्या था इस केस में, जिस पर्सन की बात की जा रही है उसके पास सिर्फ 2000 रुपीज के कुछ फेक करेंसी मिले थे, और वो इस तरह की चीजें कई बार इम्प्लांट भी कर दी जाती हैं। तो आई डोंट नो व्हाट द केस इज, बट हाँ 4 साल बहुत होता है ये डिसाइड करने के लिए कि ये आदमी गिल्टी है या नहीं। ओके, यहाँ पर एक टर्म है जो हमारे काम आएगा, दैट इज ट्रांसपोसॉन, ठीक है। और दूसरा एक टर्म आएगा क्रिस्पर, एक होती है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, ठीक है, जीन एडिटिंग के लिए, और एक दूसरी है आरएनए बेस्ड जो हम अभी देखेंगे। यहाँ पर इन्होंने एक चीज अच्छी की है, नो सी आपको पता है कि आपके सेल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपका जीनोम होगा, क्रोमोसोम होगा, उसके अंदर जीन्स होंगे। अभी तक क्या माना जाता था कि ये जो जीन्स है ये सब एक स्टेबल है बिल्कुल, बट बाद में ये देखा गया कि नहीं, सारे जीन्स स्टेबल नहीं है, कुछ मूव करते हैं। ओके, और उसी के लिए नोबेल प्राइज दिया भी गया था 1983 में एक साइंटिस्ट को। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने मेज प्लांट एग्जामिन किया था जो चैलेंज कर रहा है कि, जिसने चैलेंज किया था उस वक्त के प्रिवेलिंग कंसेप्ट को, दैट जीन्स आर स्टेबल, ठीक है। तब तक ये माना जाता था कि जीन्स आर स्टेबल, ओके, एंड दे आर अरेंज इन ऑर्डरली मैनर ऑन द क्रोमोसोम। ये पहले की मान्यता थी जब तक ये डिस्कवरी नहीं हुई थी कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। बट बाद में ये देखा गया, इट वॉज फाउंड दैट सम जीन्स वर एबल टू मूव अराउंड विद इन द जीनोम, जीनोम के अंदर भी कुछ जीन्स मूव कर रहे थे, और इन्हीं मोबाइल एलिमेंट्स को हमने क्या कहा, ट्रांसपोसॉन। ओके, तो कभी अगर डायरेक्ट टर्म बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो यू शुड नो व्हाट आर ट्रांसपोसॉन्स। क्लियर? नाउ इन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन किया, दैट डिपेंडिंग ऑन वेयर द मोबाइल एलिमेंट्स आर इंसर्टेड, ठीक है, कि आपने इसको कहाँ इंसर्ट किया है, किस जीनोम में इंसर्ट किया है, they had the ability to reversibly alter the gene expression. ओके, तो इन्होंने यहाँ पे देखा दैट ट्रांसपोसॉन मूव्ड अबाउट इन द जीनोम ऑफ द मेज प्लांट, और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया ऑफ मेडिसिन इन 1983। और अब ये कहाँ मिलता है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे। फर्स्ट इज ट्रांसपोंडर्स क्या है, सेकेंड इज कि ये ट्रांसपोसॉन्स जो हैं ये हमें किस किस लाइफ फॉर्म में मिल सकते हैं, तो ये हमें सब में मिलते हैं, बैक्टीरियोफेग्स, बैक्टीरिया, प्लांट्स, worms, fruit flies, mosquitoes, mice, humans, and they were nicknamed as jumping genes। ठीक है, तो आपको jumping genes कह के भी पूछा जा सकता है या फिर ट्रांसपोसॉन कहकर भी पूछा जा सकता है। ओके, और दूसरा पूछा जा सकता है कि ये किस किस लाइफ फॉर्म में हमें मिल सकते हैं। क्लियर? तो ये ट्रांसपोसॉन्स की बात हो गई। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स, अगर क्वेश्चन ज्यादा टफ बनाना होगा तो इट कैन आस्क यू ए फैक्ट दैट मोर देन 45% ऑफ ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। हमारे हमारे जीनोम के अंदर जितने जीन्स हैं उसमें से 45% ये ट्रांसपोसॉन्स ही होते हैं, ओके, विच कीप ऑन मूविंग, और ये ऑल्टर कर सकते हैं सिग्निफिकेंटली हमारे जीन एक्सप्रेशन को। इन्हीं की वजह से हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। दे ऑल्सो क्रिएट म्यूटेशंस इन द जीन्स एंड दे कैन ऑल्सो लीड टू डिजीज एज वेल। However, most of the transposons have themselves inherited mutations and have become inactive। काफी सारे तो म्यूटेट होकर खुद ही इनएक्टिव हो गए, बट यहाँ पे साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि इनको रिसेलेक्ट किया जा सके इन इनएक्टिव ट्रांसपोसॉन्स को, ताकि हम लोग देख सकें कि ये किस तरह से क्या चेंजेस कर सकते हैं और इनकी क्या एप्लीकेशन हो सकती है इन बायोमेडिकल एप्लीकेशन, लाइक जैसे जेनेटिक करेक्शन या किसी डिजीज का क्योर करने में या जीन थेरेपी में। राइट, second is RNA guided transposon। okay, this is a new RNA guided gene editing system। एक CRISPR है, लेकिन CRISPR में कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, बट उसको ओवरकम करने की मदद करेगा ये RNA guided transposon। Scientists found that this RNA could bind to 2 pieces of DNA, जबकि जनरली यूजुअली क्या होता है कि एक पीस पर ही बाइंड करता है, ओके, बट दिस RNA कैन बाइंड टू 2 pieces of DNA rather than the usual one piece and form a bridge between them।
Okay, तो इस न्यू स्टडी में रिसर्चर्स यूज द ब्रिज आरएनए टू एडिट द डीएनए। यहाँ पर इन्होंने क्रिस्पर यूज नहीं किया, इन्होंने ब्रिज आरएनए को यूज किया है। ओके, और ब्रिज आरएनए हैड मोर देन 60% इंसर्शन एफिशिएंसी, और एक और वर्ड है यहाँ पे 94% एफवी स्पेसिफिसिटी। तो इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिसिटी मतलब एबिलिटी टू टारगेट द इंटेंडेड लोकेशन ऑन द जीनोम, जहां हमें टारगेट करना है स्पेसिफिकली वहीं पे टारगेट करेगा ये। Okay. अब इसके एडवांटेज क्या है? इट हैज मेनी एडवांटेज ओवर द क्रिस्पर, क्योंकि क्रिस्पर मीडिएटेड एडिटिंग जो होती है इट समटाइम लीव्स बिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एडेड और डिलीटेड ड्यूरिंग द रिपेयर प्रोसेस। ओके, तो ये कुछ न्यूक्लियोटाइड्स छोड़ जाता है पीछे, बट DNA recombination mediated by the bridge RNA makes a clean cut, making the edit specific and tidy. Okay. और equally important है that later can be, यानी कि this RNA bridge वाला, okay, it can facilitate the addition, deletion and inversion of DNA sequence of virtually any length, okay, any length. Okay. So this could be a big boon for synthetic biology, जैसे कि हम लोग ये जो टेक्निक है, it can be used to manage or even treat a wide array of genetic disease, and it may also be able to treat chromosomal inversion and deletions. Okay. तो ये तीन चीजें हैं यहाँ पर। एक तो ये तीसरा हो गया आरएनए गाइडेड ट्रांसपोंडर्स। तो ये तीन चीजें हैं जो शायद आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से पूछी जा सकती हैं कभी। ग्राफीन, सी वी ऑल नो व्हाट आर एलोट्रॉप्स, राइट? कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं सर। ग्राफीन एलोट्रॉप है कार्बन का, और अदर एलोट्रॉप है डायमंड्स एंड ग्रेफाइट। ओके, अगर आप ग्राफीन को देखेंगे तो एक सिंगल लेयर दिखती है हमें कार्बन एटम्स की, विच आर लिंक्ड इन हनीकॉम्ब पैटर्न, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको बनाने के लिए यूज करते हैं काफी सारी टेक्निक, जिसमें से एक टेक्निक है केमिकल वेपर डिपोजिशन। ओके, और जो आपके आर्टिफिशियल लैब डायमंड आ रहे हैं ना आजकल, वो भी मैंने आपको प्रोडक्शन टाइम पढ़ाए थे, उसमें भी हम लोग केमिकल वेपर डिपोजिशन टेक्नोलॉजी ही यूज कर रहे थे आर्टिफिशियल डायमंड बनाने के लिए। ओके, लैब ग्रोन डायमंड बोलते हैं जिनको। ठीक है, तो ये जो टेक्निक होती है टू डिपॉजिट ग्राफीन ऑन इन ऑर्डर टू मेक इट स्ट्रॉन्गर, to graphene in order to make it stronger car tires or making chips to replace those made of silicon smartphone। आज हमारे स्मार्टफोन इन सब में जो चिप्स यूज हो रही है सिलिकॉन की बनी है, बट वो ग्राफीन की बनाने के लिए उस पर वर्क चल रहा है, उसके लिए ही ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, केमिकल वेपर डिपोजिशन। द ग्राफीन इज मिक्स्ड विद कंक्रीट। अगर हम इसे कंक्रीट के साथ मिक्स कर देते हैं तो जो आपका कंक्रीट है इट बिकम 25% स्ट्रॉन्गर एंड लेस कार्बन इंटेंसिव। अब अगेन ये सब एग्जांपल आपके कहाँ काम आएंगे? जब भी आपको क्वेश्चन इस तरह का दिया जाएगा कि हम कैसे ऐसी लाइफ स्टाइल या इस तरीके की डेवलपमेंट को अपना सकते हैं जो लेस कार्बन इंटेंसिव हो, तो उसमें भी अगेन यही एग्जाम्पल सब आपके फॉर्डर मटेरियल का काम करते हैं कि अगर हम ग्राफीन को मिक्स कर दें कंक्रीट के साथ, तो हम लोग डेवलपमेंट तो करना ही है दुनिया का, वो तो रुकेगा नहीं, बिल्डिंग्स बनेंगी, सब कुछ बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसमें हम लोग ग्राफीन को ऐड कर देते हैं कंक्रीट में, तो कम कंक्रीट भी यूज होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्गर भी बनेगा और लेस कार्बन इंटेंसिव भी होगा। तो इट इज दिस इज अगेन ए फॉर्डर मटेरियल फॉर योर एग्जाम। ओके, उसी तरीके से सुपर कंडक्टर हमें हम लोग हमेशा कहते हैं कि सुपर कंडक्टिविटी हम कैसे कराएंगे लो टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे 2019 में इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें कहा गया था कि अगर हम दो शीट लें ग्राफीन की, ओके, एक के ऊपर एक रख दें और उसको रोटेट कर दें ऊपर वाली शीट को जस्ट बाय 1.1 डिग्री बॉटम लेयर के हिसाब से, ओके, सिर्फ थोड़ा सा अगर हम ऊपर वाली शीट को रोटेट कर दें, तो ये जो स्टैक बनेगा इट कैन वर्क एज अ सुपर कंडक्टर एट लो टेम्परेचर। ओके, और इसकी क्वालिटी देखें हम अगर ग्राफीन की, तो इट इज ए नैनो मटेरियल, इट इज स्ट्रॉन्गर देन डायमंड, इट इज मोर कंड्यूसिव देन सिल्वर, इट इज मोर इलास्टिक देन रबर एंड लाइटर देन एल्यूमिनियम। ओके, यहाँ पे लो कार्बन क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट की बात की गई है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट आया था एम के रंजीत सिंह जजमेंट। ओके, उसमें सुप्रीम कोर्ट रिकग्नाइज ए राइट टू बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, सोर्सिंग इट फ्रॉम राइट टू लाइफ, आपका जो आर्टिकल 21 है, एंड राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन बनेगा अच्छा सा। नेक्स्ट इज कि इसके लिए फिर किया क्या जाए। देखिए, इस वक्त ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट से या ऐसे नहीं होगा, इसके लिए हमें एक प्रॉपर लेजिस्लेशन बनाना पड़ेगा, एक प्रॉपर लॉ बनाना होगा इसके लिए। तो यहाँ पर जो एडिटोरियल लिखने वाले इंसान है, उनका यही कहना है कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग केस फॉर क्लाइमेट लेजिस्लेशन, बट ओनली इफ इट इज टेलर्ड टू इंडियन कंटेक्स्ट। ऐसा नहीं कि कहीं और से कॉपी पेस्ट मान लो किसी कंट्री से,
हमें अपनी कंडीशन के हिसाब से एक क्लाइमेट लेजिस्लेशन बनाने की जरूरत है। ये इस तरह के पॉइंट्स आपको वे फॉरवर्ड में काम आते हैं। लॉ टू इन्फॉर्म डेवलपमेंट चॉइसेस। नाउ वी नीड टू प्रिपेयर इंडिया टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज। आज हमारे यहाँ बहुत सारे क्लाइमेट चेंज आ रहे हैं, ठीक है। अभी हमने अर्बन फ्लड्स देख लिए थे, उससे पहले हमने हीट वेव देख ली थी। हमारे यहाँ साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, हमारे यहाँ फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स भी हमने देखे। ये सब क्या है? ये सब क्लाइमेट चेंज का ही रिजल्ट है। सो वी नीड टू रीओरिएंट आवर डेवलपमेंट टुवर्ड्स लो कार्बन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर। बट ये ऐसा नहीं है कि हाई लेवल पे सिर्फ पॉलिसी बनाने से हो जाएगा। हमें इन्हें अपनी रूटीन डेली लाइफ डिसीजन मेकिंग में इम्प्लीमेंट करना होगा, ओके। बट एट द सेम टाइम कीपिंग सोशल जस्टिस इन माइंड। ऐसा नहीं कि चलिए ये करना छोड़ दो, वो छोड़ दो, क्योंकि देखिए होता है क्या है कि अमीर आदमी जो वेल ऑफ सेक्शन है वो अफोर्ड कर लेता है नई टेक्नोलॉजीज भी, बट वो जो पुअर आदमी है वो पीछे रह जाएगा। अब जैसे आपने कार्बन टैक्स लगा दिया, ठीक है, आपने कार्बन टैक्स लगा दिया, आपने कोल पे अलग से सेस लगा दिया, ये कहकर कि हम तो इस पे इसको प्रमोट कर रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, कोल के कंजम्पशन को कम करना है, या इस तरह की बातें कि हम एक तरह का टैक्स लगाया है इस पे, ठीक है। बट द थिंग इज कि इस कोल से जो बनेगी जो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसे एक तरफ रिच आदमी कंज्यूम करेगा, दूसरी तरफ एक पुअर आदमी कंज्यूम करेगा, ठीक है। ये भी 7 रुपीज पर यूनिट देगा, ये भी 7 रुपीज पर यूनिट देगा, क्योंकि आपने कोल पे अलग से टैक्स लगा दिया, सेस लगा दिया, ये सब कर दिया एनवायरमेंट के नाम पे। बट इससे क्या खराब हो गया? इससे खराब हो गई सोशल जस्टिस। नहीं, अमीर आदमी को भी पे करना पड़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ गरीब आदमी को भी वो पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमें इस तरह का डेवलपमेंट नहीं करना है जो सोशल जस्टिस को पीछे छोड़ जाए। सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए हमें अपने आप को लो कार्बन इंटेंसिव इकोनॉमी बनाना है, ओके। अब जैसे हमने पीछे देखा अभी कि अगर हम ग्राफीन ऐड कर देते हैं कंक्रीट में, ठीक है, हम अगर ग्राफीन ऐड कर देते हैं कंक्रीट में तो वो स्ट्रॉन्गर भी बनेगी और लेस कार्बन इंटेंसिव भी बनेगी, राइट। बट एट द सेम टाइम जब यहाँ पे ग्राफीन ऐड करेंगे और ये सब करेंगे तो होगा क्या अल्टीमेटली कि इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जो बड़ा घर बना रहा है वो तो उसको अफोर्ड कर लेगा, बट एट द सेम टाइम जो आदमी छोटा सा है, अपना घर बना रहा है एक दो कमरे का, उसके लिए तो वो महंगा हो गया ना। तो अगेन यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल था वो क्या हो गया? वायलेट, ओके। तो हमें अपने लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ जो हम ट्रांजिशन कर रहे हैं तो हमें सोशल जस्टिस प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखना चाहिए, राइट। अब दूसरी चीज है कि पहले तो हमें अपनी गवर्नेंस कैपेसिटी इंप्रूव करना होगा, ठीक है। हमारी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है स्पेशली गवर्नमेंट बॉडीज की, स्पेशली एट लोकल अर्बन लेवल या स्टेट लेवल भी, वो बहुत पुअर है, ठीक है। वो जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें क्लाइमेट की ना उतनी समझ है, ना उसके कॉन्सिक्वेंसेज समझ है, और ना वो करने में इंटरेस्ट रखते हैं। So we need to build governance capacity to address the climate change, umbrella laws that define government wide goals। एक प्रॉपर लॉ बना के कि गोल क्या है गवर्नमेंट के क्लाइमेट को लेकर, ओके। एक प्रोसेस हो प्रॉपर और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाए उन लोगों की जो वहां पर बैठे हुए हैं, ओके। दिस विल बी ए वे ऑफ ब्रिंगिंग क्लाइमेट एक्शन टू द हार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ओके। दिस इज वन पॉइंट एंड वंडरफुल पॉइंट। आगे चलते हैं। इंडिया काफी हाईली वल्नरेबल है क्लाइमेट रेजिडेंट, क्योंकि हमारे पास कोस्ट लाइन भी बहुत लंबी है, बट एट द सेम टाइम हमारे पास हिमालयास में ग्लेशियर्स भी हैं जो मेल्ट हो रहे हैं, जो हमारी रिवर्स को पेरिनियल बनाते हैं, राइट। वो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं हमारे, ठीक है? तो हमारी वो पेरिनियल रिवर भी कल को हो सकता है सीजनल बन जाए, राइट। एट द सेम टाइम कोस्ट लाइन इतनी लंबी है, हमारे यहाँ पर आते रहते हैं साइक्लोन्स वगैरह, राइट। फ्लड ड्रॉट हीट वेव, इन सब इक्वेटोरियल रीजन के करीब है हम लोग, तो हमारे यहाँ हीट वेव भी हमें देखने को मिलती है। So we are highly vulnerable and climate resilience must be an essential element of the new law. Okay? The consideration of social equity must be central. But आप जो भी न्यू लॉ बनाएंगे उसमें सोशल एक्विटी के प्रिंसिपल को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ओके। कि कैसे हम सिटी की प्लानिंग इस तरीके से करें कि फ्लड को मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। ये जब मैं आज आपके साथ अर्बन फ्लड डिस्कस करूंगा उसमें हम काफी सारे ऐसे टेक्निक्स देखेंगे जिससे हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ओके। तो वो सेशन मिस मत कीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड उसको ज्वाइन कर लीजिए, ओके। हीट वेव्स को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ग्रीनरी प्लांटेशन एंड सो ऑन, वाटर बॉडीज, पार्क बनाने की जरूरत है हमें एंड ऑल दोस थिंग्स, ओके। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अडॉप्शन करना है हमें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लाइफस्टाइल शिफ्ट करनी है, प्लास्टिक का कंजम्पशन कम हो ताकि उनके प्रोडक्शन, प्लास्टिक के प्रोडक्शन में होने वाले एमिशंस रोके जा सकें, राइट। सिमिलरली हमें एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत है। पहले तो हमें एक ऐसी बॉडी बनानी होगी, एक इंडिपेंडेंट लो कार्बन डेवलपमेंट कमीशन, जहां पर एक्सपर्ट्स बैठे हैं, टेक्निकल स्टाफ हो और वो डिसाइड करे, वो एक पॉलिसी बनाए कि कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं लो कार्बन ग्रोथ एंड रेजिलियंस।
ओके। एक तरह की डेलिबरेटिव डिसीजन मेकिंग बॉडी होनी चाहिए जिसमें वल्नरेबल कम्युनिटीज को भी एक आवाज दी जाए, ओके, उनको भी एक वॉइस दी जाए। अ, वो सब लोग होने चाहिए उसमें विच में लूज फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड नीड टू बी सिस्टमैटिकली कंसल्टेड। उनको भी कंसल्ट कीजिए, सिर्फ इन लोगों को नहीं जो हाई लेवल पर बैठे हुए हैं, बल्कि उस वल्नरेबल कम्युनिटी को भी जो, जैसे हमने कॉन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल देखा, जो इम्पैक्ट होगी इस चीज से, राइट। जैसे साउथ, इसका एग्जांपल है साउथ अफ्रीका में एक प्रेसिडेंशियल क्लाइमेट कमीशन बनाया गया है वहां पर, ठीक है। तो हमें भी इस तरह का कुछ बनाने की जरूरत है। द लॉ कुड क्रिएट ए हाई लेवल स्ट्रेटेजिक बॉडी विच वी लेबल एज क्लाइमेट कैबिनेट। ये एक क्लाइमेट कैबिनेट बनाया जा सकता है कोर ग्रुप होम मिनिस्टर्स का, जिसमें सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी हों। एंड अक्रॉस द वर्ल्ड क्लाइमेट पॉलिसी ऑफन डिफीटेड बाय स्लो डिसीजन मेकिंग, ठीक है। क्योंकि आज एक गवर्नमेंट है वो क्लाइमेट को लेके कोई पॉलिसी बनाती है, अगली बार चेंज हो जाती है, फिर दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है। सेंटर कुछ बनाता है बट फेडरल कंट्रीज है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डिसाइड करती है बट स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो नहीं करती, या स्टेट गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है, सेंटर नहीं करने देता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो स्लोस में डिसीजन मेकिंग होती है ना क्लाइमेट को लेके हर कंट्री में, इस स्लो को तोड़ा जाए, ओके। स्लोस में नहीं होनी चाहिए बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन होना चाहिए जो ये सब डिसाइड करेगा, उसमें एक्सपर्ट्स होने चाहिए। देखिए फेडरल स्ट्रक्चर, इसी की वजह से ये ज़्यादा मोस्टली प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टेट लेवल कई बार कोऑपरेट नहीं करता है, कई बार लोकल गवर्नमेंट आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर सकती है, ओके। और जबकि ये जितने भी कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर, वाटर, हेल्थ, सॉइल, ये सब किसके अंडर में आते हैं? या तो स्टेट के गवर्नमेंट में आते हैं पूरी तरीके से, या पार्शियली कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, ठीक है। तो जब तक फेडरल लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट सेंटर सबका कॉपरेशन नहीं होगा, तब तक फिर लॉ एस्टेब्लिश करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लॉ मस्ट एस्टेब्लिश ए चैनल, law must establish a channel for subnational governments to access national scientific capacity, okay, potentially through the low carbon development commission जो पीछे हमने बात की। और सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी फाइनेंसिंग को लेकर, क्योंकि जनरली क्लाइमेट की तरफ जो भी फंडिंग दी जाती है सेंटर से दी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत कम देती है, लोकल बॉडीज के पास तो फंड ही नहीं होते हैं। The law could establish a coordination mechanism that allow the center and states to consult on major climate decision। तो ये कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म उसी तरीके से बनाया जा सकता है जैसे हमने जीएसटी काउंसिल बनाया, उसमें क्या है, सभी स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है और सेंटर का भी। तो इसी तरीके का हमें क्लाइमेट कमीशन भी बनाने की जरूरत है। साथ में हमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने होंगे जो नॉलेज प्रोवाइड कर सकें, स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकें, डेलिब्रेट कोऑर्डिनेशन ये सब कर सकें। अनुसंधान एनआरएफ, देखिए मेंस 450 प्लस में सबसे पहला जो हमने वीडियो किया था वो एनआरएफ पर ही किया था, ठीक है। तो आप उसको आप सेक्शन में जाके देख सकते हैं फिर से, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया, और अगर नोट्स बनाए थे तो प्लीज रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। इसलिए मैंने आपके साथ थ्रू आउट द ईयर ये मेंस के वीडियोस डिस्कस करता रहा हूँ, क्योंकि अभी आगे भी और भी टॉपिक्स आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एटलीस्ट वो हमारा न्यूज़पेपर में टाइम भी सेव करता है, एट द सेम टाइम वो बार बार आपको रिविजन भी करवाता है, तो आपकी भी चीजें ईजी हो जाती हैं, राइट। एनआरएफ बनाया गया था 2023 में एक प्रॉपर बिल लाके, और मेन गोल क्या था उसका, ताकि एक जो हमारा रिसर्च कल्चर है उसको प्रमोट किया जा सके, ठीक है, इकोसिस्टम डेवलप किया जा सके रिसर्च के लिए, एक फंडिंग एलोकेट की जाता है, क्योंकि मैंने आपको वो सब याद कराया है ऑलरेडी। इसराइल 6% तक करता है, कोरिया, चाइना, यूएसए ये भी 4% तक अपनी जीडीपी का, और चाइना यूएसए की तो जीडीपी भी बहुत बड़ी है ना, तो उनका 4% भी बहुत बड़ा ही होगा हमसे, जबकि हम लोग हार्डली 0.6% अपनी जीडीपी का इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो इसी को बढ़ा के 4% तक करने का गोल रखा था हमने अंडर एनआरएफ, ओके। एन इनिशिएटिव टू सीड, ग्रो एंड फैसिलिटेट रिसर्च इन इंडिया, ठीक है। हमें अपनी रिसर्च को फ्री करना था फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि कई बार क्या है कि कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज कुछ रिसर्च कर रही होती हैं और ऊपर से ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से फंडिंग क्लियर नहीं हो पाती है टाइम पे, राइट। तो हमें रिसर्च को अपना फ्री करना था फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेपिज्म, फंडिंग बूस्ट प्रोवाइड करना था, एंड चांस देना था अपनी यूनिवर्सिटीज को टू वर्क टुगेदर विद इंडस्ट्री पार्टनर्स, ओके। जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है, उनकी यूनिवर्सिटीज ऑक्सफोर्ड वगैरह कुछ रिसर्च करती हैं, फिर वो इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करती हैं और उस रिसर्च को प्रैक्टिकल शेप दिया जाता है फॉर कमर्शियल पर्पस, ठीक है। बट वो चीज इंडिया में नहीं होती। तो ये तीन हमारे मेजर गोल थे एनआरएफ के लिए, कि मैं एनआरएफ पे फोकस नहीं करूंगा अभी, क्योंकि वो सब हम कर चुके हैं पहले। बट जब इसको लॉन्च किया गया तो उसमें हमने दो गलतियां कर दी। सबसे पहले तो हमने एक 15 मेंबर का गवर्निंग बोर्ड बनाया है, और दूसरा 16 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई है, ठीक है। तो ये दो बॉडी हमने स्टैब्लिश की है इसके अंडर में। बट दोनों में हमने गलती क्या की, एक तो इंडस्ट्रीज को
इसमें जगह नहीं दी। और दूसरा कि हमने हाई लेवल पे एक्सपर्ट्स तो बिठा दिए, बट जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग जानते हैं, यूनिवर्सिटीज वाले, कॉलेज वाले, कि आखिर ये ग्रोथ में हिंड्रेंस कहाँ आ रहा है, उनको हमने जगह नहीं दी इन दोनों जगह पे। ओके, गवर्निंग बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इट लैक रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एनआरएफ एनविजन करता था कि इन्हीं की तो मदद करनी है हमें। आप जिनकी मदद करना चाहते हो उन्हीं को आपने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया इसमें, ना गवर्निंग बोर्ड में ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। Yeah. The board and executive council do not have any members from central or state universities or colleges. They are represented by people who are usually in any high powered committees of government of India, वो already वहाँ पे हैं गवर्नमेंट में, जैसे सेक्रेटरीज फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, उनके सेक्रेटरीज को जगह दी गई है, तो वो तो ऑलरेडी वहां पर बैठे हुए हैं। बट हमें उन लोगों को जगह देने की भी जरूरत थी जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में रिसर्च को देख रहे हैं कि आखिर हिंड्रेंस आ कहाँ रहा है। जब तक हमारे पास उनकी ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट नहीं होगी, उनके ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो ऊपर आप कोई भी पॉलिसी बना लीजिए, वही होगा अल्टीमेटली कि नीचे ग्राउंड लेवल पे जाके फेल हो जाएगी। ओके, तो ये पहली गलती हो गई एनआरएफ में। दूसरी, the board and the executive council need representatives who understand the bottlenecks in the current system, okay, especially at the university level, and they know how to get things done on the ground rather than being an advisory role. आपने बॉडी बना ली, वो पॉलिसी बना देगी, वो ठीक है अपनी जगह, वो एडवाइजरी रोल ठीक है, बट ग्राउंड पर कैसे काम होना है वो देखने के लिए हमें जरूरी था कि हम यूनिवर्सिटी के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दें। Therefore, creating a single committee to formulate and implement strategies on the ground is crucial. एक कमिटी हमें और बनाने की जरूरत है इसमें, जो ग्राउंड लेवल पे काम किस तरह से होगा उसको देखें। ओके, ऐसे लोग हों उसमें जिनको ग्राउंड लेवल नॉलेज हो। दिस ANRF डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विल बी इन्फॉर्म, कॉम्पिटेंट एंड टाइमली। अगर हमारे पास ऐसे लोग होंगे जिनको ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस होगा, जिन्हें पता है कि वहां पे काम कैसे करवाना है, तो हमारे जो डिसीजन होंगे एनआरएफ के वो ज्यादा बेटर होंगे और टाइमली होंगे। Now, the lack of adequate industry representation and diversity is one of the most glaring omission. यहाँ पर हमने इंडस्ट्री को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, दिस इज अनदर फॉल्ट। ठीक है, ये थर्ड फॉल्ट हो गया कि हमने इंडस्ट्री को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, तो उसमें कोई डाइवर्सिटी नहीं आई। वही ब्यूरोक्रेट्स जो सेक्रेटरी बने बैठे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, उन्हीं को हमने फिर से जगह दे दी। ओके, वो भी जब जब एनआरएफ प्लान करता है कि हमें करीब 70% फंडिंग कहाँ से लानी है, प्राइवेट सोर्सेज से, इंडस्ट्रीज से, तो आपने तो इंडस्ट्री वालों को जगह ही नहीं दी यहाँ पर। तो वो अपने थॉट्स, अपने इनोवेशन या अपने विजन कैसे रखेंगे आपके सामने। आप 70% फंडिंग प्राइवेट सेक्टर से मोबिलाइज करना चाहते हो यहाँ पर, ओके, बट आपने तो प्राइवेट सेक्टर को जगह ही नहीं दी। ओके, सो दिस इज अगेन थर्ड क्रिटिसिज्म। Now, there is no representation from the Indian industry or any entrepreneurs from the country or eminent academies from the central and state universities on the committee. Right? Next is रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडर फंडिंग। तो हमने क्या गोल रखा था कि हमें फंडिंग बढ़ा के करनी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 4% की, बट उसके लिए पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करने की जरूरत थी हमें। फर्स्ट थिंग इसके एडिक्वेटली स्टाफ हो, वरना आज मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ अपनी किसी रिसर्च के लेकर और मुझे ग्रांट मिल रहे हैं 2 साल बाद। क्यों? क्योंकि ऊपर मेरी एप्लीकेशन को स्टडी करने के लिए मैन पावर ही नहीं है। तो पहली बात तो कि एडिक्वेटली इसको एएनआरएफ को स्टाफ किया जाए। ठीक है, रोबस्ट ग्रांट मैनेजमेंट सिस्टम हो, एक इंटरनल स्टैंडर्ड पीयर रिव्यू सिस्टम भी हो, इट एंश्योर टाइमली डिस्पर्सल ऑफ रिसर्च ग्रांट्स एंड स्टूडेंट फेलोशिप, ताकि रिसर्च अफेक्ट ना हो। राइट, वो फ्री हो फ्रॉम द ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू रहा है अभी यूनिवर्सिटीज का, कि हम लोग ऊपर से जब फंड मांगते हैं तो वो आते आते बहुत देर हो जाती है, और या तो वो आती नहीं है क्योंकि हम लोग जो एप्लीकेशन में सबमिट करते हैं उसको रिव्यू करने के लिए ऊपर स्टाफ भी नहीं है। इवन उसके बाद भी एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि हम अपना मनी कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपका जो CSIR था उसने गवर्नमेंट को कहा था कि आपका ये जो GM है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, क्योंकि उसमें ये कहा जाता है कि आपकी जो गवर्नमेंट बॉडीज है उनको यहीं से परचेज करना होगा, बट उनका कहना था कि यहाँ पे हमें बेस्ट क्वालिटी की चीजें नहीं मिल रही अपनी रिसर्च के लिए। तो उन्होंने गवर्नमेंट को कहा था कि प्लीज आप ये कंडीशन हटाइए कि अगर आपने गवर्नमेंट से फंडिंग ली है तो आपको GM पोर्टल से ही परचेज करना होगा, क्योंकि वहां पर बेस्ट क्वालिटी की चीजें अवेलेबल नहीं थी जो उनको रिसर्च के लिए चाहिए थी। तो इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए इन स्पेंडिंग मनी विदाउट फॉलोइंग गवर्नमेंट स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल रूल एंड परमिट परचेज विदाउट गोइंग थ्रू दी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। हालांकि गवर्नमेंट ने ये अच्छे इंटेंशन से किया था कि ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी में बैठे हुए जो पावर में बैठे हुए लोग हैं बोर्ड में, यूनिवर्सिटी बोर्ड में, वो लोग परचेसिंग कहीं अपने पहचान वालों से करने लगे या अपने रिश्तेदारों से उनको कॉन्ट्रैक्ट देने लगे। मोटिव ठीक था गवर्नमेंट का, बट फिर आप एटलीस्ट जो बेस्ट क्वालिटी के रिसर्च इक्विपमेंट्स है वो आप अवेलेबल कराइए इस पोर्टल पे।
ओके, तब वो बात ठीक होगी, राइट। सो दिस NRF should have more diverse representation of practicing natural and social scientists from university system with more women and young entrepreneurs in its committee. Additionally, जो भी future CEO बनेगा इसका, okay, he must have the background in both industry as well as academia and be someone who can raise money for the NRF and understands the global innovation ecosystem. Okay, so this was a good article. NRF हम लोग पहले तैयार कर चुके थे और इसमें ये जो दो चार क्रिटिसिज्म है इनको प्लीज ऐड कर लीजिएगा। इसको भी छोड़िए, स्पेशल पैकेज वगैरह का इसको हम लोग बाद में कभी देखेंगे, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी ये। जब फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आएगी ना 16 की, तब वो देखने में ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर लोकसभा में विमेन्स को जो भी टिकट दिए गए उनका विनिंग पोटेंशियल वो सब दिया हुआ है यहाँ पर। अगेन कोई आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। फर्स्ट लोकसभा जब हुई थी तो करीब 4.50% वेमेन एमपीज थी। इस वक्त हमारे पास है करीब 13.63% एमपी हमारी विमेन है, बट ये पिछली लोकसभा से कम है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, पिछली लोकसभा से कम है ये। ओके, एक्सपंक्शन ये क्या होता है? देखिए यहाँ पर ये मैटर चल रहा था कि राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है अब लोकसभा में, और मिस्टर खड़गे ये हैं लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में, ठीक है। इन दोनों की कुछ स्पीच के कुछ पार्ट को कट कर दिया गया, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट में आप जो भी बोलते हो जो भी कहते हो ना, वो सब रिकॉर्ड किया जाता है वहां पर, ठीक है। वो सब प्रॉपर उसका जो आर्काइव होता है उसमें लिखा जाता है। बट यहाँ पर स्पीकर एंड चेयरमैन राज्यसभा में, ये राज्यसभा में चेयरमैन है, स्पीकर हैं लोकसभा में, एंड दोनों हाउस के अपने अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। तो रूल्स में स्पीकर और चेयरमैन के पास ये पावर होती है कि अगर वो कह देते हैं कि आपकी स्पीच ऐड नहीं की जाएगी आर्काइव में, ठीक है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा आपकी स्पीच का, तो वो हो जाता है, ठीक है। तो राहुल गांधी का यही कहना था कि व्हेन आई वाज स्पीकिंग ऑन द नीट पेपर लीक, तो स्पीकर का ये कहना कि ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा ये गलत है। पेपर लीक हुआ है तो ये रिकॉर्ड बिल्कुल होना चाहिए, राइट। तो इसको इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर ये रूल 261 ऑफ लोकसभा एंड रूल 261 ऑफ राज्यसभा एंड रूल 380 एंड 381 ऑफ लोकसभा। इसमें स्पीकर और चेयरमैन को रिस्पेक्टिवली पावर दी जाती है कि अगर वो चाहें तो वो एक्सपंक्शन कर सकते हैं कुछ रिमार्क्स का कि ये हम लोग ऐड नहीं करेंगे, राइट। ये 18th लोकसभा है हमारी, इस पे काफी डिस्कशन चल रहे हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट राहुल गांधी ने क्रिटिसाइज कर दिया था स्पीकर को ओवर द एक्सपंक्शन ऑफ द रिमार्क्स ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेज, ठीक है। पार्लियामेंट हमेशा वर्बेटिम रिकॉर्ड रखता है वॉट एवर इज सेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ओके। आर्टिकल 105 जो है वो हमने देखा था प्रिविलेजेस वगैरह दिए जाते हैं। तो आर्टिकल 105 ये प्रिविलेज देता है कि हर एमपी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है यहाँ पर हाउस पे कुछ भी कहने की, बट एट द सेम टाइम जो रूल्स ऑफ हाउस हैं वो एक रिस्ट्रिक्शन भी रखते हैं कि आप एक डिसिप्लिन, एक डेकोरम, एक अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल रखेंगे, राइट। इसी डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चेयरमैन, स्पीकर को ये पावर दी गई है कि अगर आपको कोई फ्रेज डेफेमेटरी लगता है, इंडिसेंट लगता है या अनपार्लियामेंट्री लगता है या अनडिग्निफाइड लगता है तो आप उसको डिलीट करवा सकते हो, एक्सपंज कर सकते हो फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। और लोकसभा का जो सेक्रेटेरिएट होता है वो मेंटेन करके रखता है ऐसे अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन को। जैसे एक टाइम पर उन्होंने ऐड किया था कि ये जो पप्पू और फेकू, ठीक है, पनौती, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं, इनको यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर जब इन्होंने नीट मुद्दे की बात की थी इन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला था। तो राहुल गांधी का गुस्सा जायज भी था कि मैं एक सीरियस मैटर रेज कर रहा हूँ, आप कह रहे हो कि ये रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा। स्पीकर एट देयर डिस्क्रिशन, नाउ फोकस ऑन दिस वर्ड, एट देयर डिस्क्रिशन, have ordered the expunction of words deemed prejudicial to national interest or detrimental to maintaining friendly relation with foreign state, derogatory or to dignitaries etc। यानी कि आप पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को कुछ ऐसे गंदा नहीं बोल सकते वहां, ठीक है। आपको रिस्पेक्टफुली ही बोलना होगा अगर आप अपने पार्लियामेंट में बोल रहे हो। बट ये जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है स्पीकर को, ये कई बार मिसयूज किया जाता है और आजकल तो कुछ ज्यादा ही मिसयूज किया जा रहा है। अगर नीट के मैटर पे डिस्कशन हो रहा है, गवर्नमेंट को क्वेश्चन हो रहा है, तो वो रिकॉर्ड पे क्यों नहीं जाएगा, इसका कोई रीजन नहीं दिखाई देता, ओके। रूल 353 यहाँ पर हमने देख लिया, रूल 261, 380 सर, ये सब कहीं एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा जो डिस्क्रिशनरी पावर है ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दी गई है। यहाँ पर है कि एआई कैसे बूस्ट कर सकता है। यहाँ पर तो एआई हाँ बिल्कुल बूस्ट कर सकता है, वो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज को डिटेक्ट कर सकता है हमारे लिए। इट कैन सजेस्ट द प्लेसिंग ऑफ वार्निंग साइन, कहाँ पर लगाने की जरूरत है, या इस रोड पर स्पीड लिमिट इंडिकेटर होना चाहिए,
ओके, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब में हमारी हेल्प कर सकता है। तो ये सब कभी ऐसा फॉर्डर मटेरियल काम करेगा तो करेगा, बाकी ऐसे कोई अलग से नहीं पूछा जाएगा। एआई ड्रिवन सिस्टम कैन कंटिन्यूअसली मॉनिटर द कंडीशन ऑफ रोड साइन यूजिंग इमेज रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर सकता है साइन को और बता सकता है कि डैमेज, ऑब्स्कर्ड या मिसिंग, एंड जनरेट मेंटेनेंस अलर्ट। वो मेंटेनेंस अलर्ट भी इशू कर सकता है कि ये रोड डैमेज हो रहा है, अब इसको मेंटेनेंस की जरूरत है। वाधवान ग्लोबल पोर्ट, इसमें मैं आपको शॉर्ट नोट दे दूंगा, आप डायरेक्ट ग्रुप में या ऐप से डाउनलोड कर लेना इसको, ठीक है। इसमें वाधवान पोर्ट को लेकर जो भी बातें हैं ये सब मैं आपको उसमें दे दूंगा, अभी हम इसमें टाइम नहीं देते हैं, हमें आगे इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है अभी। ओके, तो ये द हिंदू का यहाँ पे खत्म होता है, हम इंडियन एक्सप्रेस को भी क्विकली देख लेते हैं उसमें क्या काम का है। ओके, हाँ, पीछे से शुरू करते हैं। देखिए देखिए, आप लोग पानी पूरी और ये सब चीजें जो खाते हो, ये काफी ज्यादा डेंजरस है। बिकॉज इसमें क्या हो रहा है आजकल कि मसाले वगैरह मिलाने के लिए, पानी को स्पाइसी करने के लिए, उसकी जगह पर केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं। ओके, अगर आप पटेल नगर में रहते हैं, यहाँ इधर दिल्ली के, तो यहाँ पर आप जाएंगे, अरोरा पनीर शॉप के सामने एक लगता है पानी पूरी वाला, आप उसे पानी पूरी ट्राई कर लीजिए, आपकी जीभ में, टंग में जलन होने लगेगी। क्लियर केमिकल मिलाता है। ओके, तो प्लीज इन फास्ट फूड से थोड़ा बच के रहिए, अदरवाइज दिस विल बी अ सीरियस कॉज। और यहाँ पे कर्नाटका ने कहा भी है कि ये बहुत सीरियस इशू है। द स्टेट वाइड क्रैकडाउन इज अगेंस्ट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल फूड कलरिंग, artificial food coloring and other cancer causing agents by food business operators। ओके, आप लोग जो मंचूरियन वगैरह खाते हो, ठीक है, गोभी मंचूरियन, पानी पूरी, इनको, ये मंचूरियन को और ज्यादा कलर देने के लिए इस तरह की चीजें यूज की जा रही हैं। इसमें कुछ नाम हैं जो आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखने चाहिए, जैसे टेट्राजिन, सनसेट येलो, रोडामाइन बी, ब्रिलियंट ब्लू। अब ये जो रोडामाइन ब्लू है ना, ये एक सिंथेटिक डाई होता है, इसे यूज किया जाता है टेक्सटाइल को कलर करने के लिए। Okay, और इसी को ये लोग खाने में मिलाते हैं आपके। So these are really dangerous. They can cause cancer or lead to diabetes and even kidney failure. ओके, सो ध्यान रखिएगा, बाहर का ना खाएं, वही ठीक है। डेनोसेबियन, ये हमारे एंसेस्टर हुआ करते थे, ये 2020 प्रीलिम्स में पूछा गया आपसे ये क्वेश्चन। ऊपर चलते हैं, आर्कटिक के बारे में देखते हैं। आर्कटिक के बारे में कुछ बातें आप लोग जानते हैं कि परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट किसको कहते हैं हम, जो एरिया एटलीस्ट कंटिन्यूअसली 2 साल से ज्यादा अंडर आइस रहे, ओके, उसी को हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, ठीक है। आर्कटिक है। अब वर्ल्ड ओवर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बट आर्कटिक इज वार्मिंग 4 टाइम फास्टर। ओके, और उस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे काफी सारे वाइल्ड फायर के इंसिडेंट्स भी देखे जा रहे हैं आर्कटिक के अराउंड, जो कंट्रीज वगैरह हैं उसके। ओके, अब यहाँ से जब इसमें सबसे बड़ा फियर ये होता है कि अगर ये पर्मा फ्रॉस्ट आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें जो काफी सारे पहले से कार्बन जमा हुआ है अंदर, वो सब रिलीज होगा और वो अर्थ के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। राइट, तो ये जो थॉइंग हो रही है परमाफ्रॉस्ट की, इसको रोकना जरूरी है। Smoke from the raging wildfire has once again darkened the skies over the Arctic। क्योंकि वाइल्ड फायर जो है ये आर्कटिक के लिए और ज्यादा थ्रेट कर रही है। अकेले अगर हम जून मंथ का देखें तो टोटल कार्बन एमिशन फ्रॉम द वाइल्ड फायर आर द थर्ड हाइएस्ट ऑफ द पास्ट 2 decades। Wildfires have been natural part of the Arctic's boreal forest or snow forest and tundra ecosystem. However, in recent years, their frequency and scale have increased primarily due to global warming। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं लगती थी इसके अराउंड फायर, ठीक है, लगती थी, बट इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी काफी इंक्रीज हो गई है अब पहले से, ठीक है। वाई इट इज गेटिंग वर्स, बिकॉज आर्कटिक इज वार्मिंग रफली 4 टाइम्स एज फास्ट एज द वर्ल्ड। ठीक है, हम लोग तो वर्ल्ड में बात करते हैं ना अभी कि 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज तक हमारा वर्ल्ड प्री इंडस्ट्रियल टाइम से 1750 से अभी तक 1.5 डिग्री वार्म होने के करीब आ गया है, ठीक है। लेकिन आर्कटिक अगर हम देखेंगे ना, तो जस्ट सिंस 1980 से, 1980 के बाद से ही आर्कटिक 3 डिग्री ज्यादा वार्म हो चुका है ऑलरेडी। तो आप सोचिए कि वहाँ के ग्लेशियर्स कितनी तेजी से मेल्ट हो रहे होंगे, ठीक है। फिर वो सी लेवल राइस लाएंगे अपनी जगह, वो अलग है, ठीक है। कोस्टल लैंड, कोस्टल सिटी सब सबमर्ज जाएगी, वो एक अलग थ्रेट है। बट इसके अंदर जो एशियन टाइम से जो कार्बन स्टोर है, वो जब रिलीज होगा तो वो क्लाइमेट को बहुत चेंज कर देगा, ठीक है। अब इसकी वजह से एक और चीज हो रही है कि और ज्यादा फ्रीक्वेंट लाइटनिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, और अगर लाइटनिंग ज्यादा होगी आर्कटिक रीजन में, तो ऑब्वियसली बात है कि वाइल्ड फायर और ज्यादा होंगे।
सिमिलरली थंडरस्टॉर्म हमें पता है कि ये सरफेस की डिफरेंशियल हीटिंग से होता है, ऊपर थोड़ा गर्म नीचे ठंडा, इस तरीके से, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि एक अपड्राफ्ट एंड डाउनड्राफ्ट कन्वेक्शन शुरू हो जाता है, राइट। और इसके लिए हमें जरूरत होती है, वी नीड ए वार्म मॉइस्ट अपड्राफ्ट टू गेट ए थंडरस्टॉर्म स्टार्टेड एंड दैट इज मोर लाइकली टू अकर ओवर आइस फ्री लैंड। अगर ये आइस और तेजी से मेल्ट होती है, ये लैंड आइस से और फ्री हो जाएगा, तो ये जो थंडरस्टॉर्म्स हैं ये और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो हमें इस रीजन में कितनी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं, ठीक है। एक तो मेल्टिंग बहुत तेजी से हो रही है, वार्मर बहुत तेजी से हो रहा है, उसी वजह से वाइल्ड फायर्स और आ रही हैं, और लाइटनिंग बढ़ने लगी है, तो लाइटनिंग से फायर कैच करने के इंसिडेंट्स और ज्यादा बढ़ने लगे हैं। और उसी तरीके से जैसे जैसे आइस कम होती जा रही है, तो हमें थंडरस्टॉर्म के इंसिडेंट्स भी और ज्यादा देखने को मिलेंगे यहाँ पर, राइट। और एक और न्यूज थी जो कुछ मंथ पहले हमने डिस्कस की थी कि ये जो टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है, उस वजह से जो पोलर जेट स्ट्रीम फ्लो होती है ये स्लो डाउन हो गई है। ओके, तो ये पूरे ग्लोबल के क्लाइमेट को इम्पैक्ट करेगी, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आर्कटिक की कंट्रीज को करेगी। तो ये जो तीन फैक्टर्स हैं, राइजिंग टेम्परेचर, मोर फ्रीक्वेंट लाइटनिंग एंड हीट वेव्स, ये और ज्यादा वर्स होते जाएंगे, ठीक है, पूरे ग्लोबल लेवल पर, ठीक है। इसके अलावा जो रिलीज करेगा, जो हीट ट्रैप है ग्रीन हाउस गैसेज यहाँ पर, वो एटमोसफेयर में जब रिलीज होंगी तो फिर और ज्यादा हमारे क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिलेंगे। और कार्बन स्टोर्ड अंडरनीथ द रीजन्स परमाफ्रॉस्ट रीजन, आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट होल्ड्स अराउंड 1700 बिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ कार्बन, ऐसा एस्टिमेट है। ओके, विच इज रफली 51 टाइम्स मोर देन द अमाउंट जितना हम लोग रिलीज करते हैं फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू 2019 में, उससे 51 टाइम्स ज्यादा कार्बन स्टोर है परमाफ्रॉस्ट के नीचे। अगर ये ग्लेशियर मेल्ट होने लगेंगे तो सिचुएशन और डेंजरस होगी। वाइल्ड फायर्स मेक परमाफ्रॉस्ट मोर वल्नरेबल टू थॉइंग, ठीक है, और तेजी से मेल्ट होने लगेंगे। फिर इट कैन कॉज द एंशिएंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स टू डिकम्पोज एंड रिलीज कार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर। ये, और इसके अलावा एक और थ्रेट है जो यहाँ मेंशन नहीं है, पुराने आर्टिकल्स में हमने देखा था कि काफी सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो शायद इस परमाफ्रॉस्ट में दबे होंगे। अगर ये भी रिलीज होंगे कल को, तो ये नई डिजीज, न्यू बीमारियां लेकर आ सकते हैं इंसानों के लिए। ओके, चलिए, इंडिया रशिया की बात है तो वैसे तो हम इसको कभी ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिस्कस करेंगे, बट एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या लेटेस्ट हैपनिंग्स रही हैं पिछले कुछ टाइम में, ठीक है। अब नाटो की मेंबरशिप बढ़ के हो गई है 32 नेशन। इनका भी एक समिट होने जा रहा है अभी रिसेंटली 9 से 11 जुलाई तक, जो मार्क करेगा 75 ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाटो। और ये स्टैब्लिश क्यों किया गया था? एंटी रशियन मिलिट्री अलायंस, ठीक है, यूएसएसआर वर्सेस यूएसए, यूएसएसआर वर्सेस नाटो, ठीक है। ये एक टाइम वॉर शुरू हुई थी, बट फिर डिसइंटीग्रेशन हो गया, वो सब आपको पता ही होगा। इंडिया का हमें कंटेक्स्ट जानना है। इंडिया डाइवर्सिफाइज इट्स रिलेशनशिप इनटू मल्टीपोलर वर्ल्ड। पहले बायपोलर वर्ल्ड था, यूएसएस एंड यूएसएसआर, ठीक है। हमने दोनों को ज्वाइन करने से मना किया, हमने नॉन अलाइंड पॉलिसी फॉलो की। बट आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हमने फॉलो की मल्टी पोलर पॉलिसी, कि हम किसी के करीब नहीं जा रहे हैं, बट हम सभी के साथ एंगेज करेंगे डिपेंडिंग ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ओके, रशिया की बात करें तो हमारा उसके साथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर जो रहा वो रहा डिफेंस। और ये क्यों? क्योंकि 1971 वॉर में उसने हमारी जिस तरह हेल्प की थी यूएसए के अगेंस्ट जाकर, इसलिए हमारा स्ट्रेंथ काफी अच्छा डिफेंस रहा उसके साथ रिलेशनशिप। ओके, 1971 में हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी इंदिरा गांधी जी ने जाकर। उसी के हम लोग डिफेंस सप्लाईज के लिए भी काफी ज्यादा यूएसएसआर पर ही रिलाई करते थे, क्योंकि यूएसए हमें सपोर्ट करता नहीं था उस टाइम। वेपन डील भी हमारे साथ ज्यादा करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसका ज्यादा टिल्ट पाकिस्तान की तरफ था और थोड़ा सा चाइना की तरफ, क्योंकि वो चाइना को स्ट्रेंथन करना चाहता था ताकि रशिया के नेबर में ही एक स्ट्रॉन्ग कंट्री खड़ी की जा सके। बट चाइना बहुत ज्यादा आगे निकल गया, तब की बात और थी चाइना में, अब की बात और है। ठीक। उसके अलावा डिफेंस के अलावा हम लोग का रशिया के साथ न्यूक्लियर कॉपरेशन भी काफी स्ट्रांग है और स्पेस कॉपरेशन भी। ठीक है। अब पहले हमारी डिफेंस कॉपरेशन में रिलेशनशिप थी बायर एंड सेलर की। अब रशिया बनाता था, हम लोग खरीद लेते थे, बट हमने कहा कि नहीं, हमें इस रिलेशनशिप को एनहांस करना है। हम जॉइंट रिसर्च डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और उसी के ये सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें से आप दो तीन याद रख सकते हैं। सप्लाई ऑफ S-400 तो हमने डायरेक्ट खरीदा उनसे, ये बायर सेलर रिलेशनशिप का एग्जांपल है, ठीक है। MiG-29 हम लोग उनसे डायरेक्ट खरीदते थे, कमोव हेलीकॉप्टर्स भी हमने खरीदे उनसे। ओके, इसके अलावा अब ये जो असॉल्ट राइफल्स वगैरह बनाई जा रही हैं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई जा रही है, ये सब को प्रोडक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। हम लोग मिलके प्रोडक्शन कर रहे हैं अब इसमें, राइट। और फिर थर्ड कंट्री को सेल भी कर रहे हैं, तो हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ भी रहा है और हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ रहे हैं। हमारा जो INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर था वो कुछ नहीं था, बल्कि जो सोवियत का पुराना था एडमिरल
कॉस्को, उसी को हमने रिफर्निश किया था। ठीक है। हालांकि अब पिछले कुछ साल में हमने रशिया के बियॉन्ड देखना शुरू किया है। हम यूएस से भी डिफेंस परचेज करते हैं, जैसे चिनूक हेलीकॉप्टर्स, फ्रांस से भी करते हैं, जैसे हम लोग राफेल लेकर आए, इसराइल से बराक मिसाइल एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने डाइवर्सिफाई की है, बट इसके बाद भी हम लोग मॉस्को को एलिमिनेट नहीं करना चाहते, क्योंकि एक दो चीजें जो हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते वो ये कि मॉस्को पाकिस्तान को अपना एक बायर देखना शुरू कर दे, कि पाकिस्तान भी हमारे एक मार्केट है डिफेंस में। ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते, क्योंकि आज भी हम लोग जो यूज कर रहे हैं रशिया के वेपन्स, उन सब में स्पेयर पार्ट्स, उनके जो सॉफ्टवेयर काम करते हैं, वो सब आज भी हमें रशिया से लेने पड़ते हैं। तो हम नहीं चाहते कि जैसे हथियार हमारे पास है वैसे के वैसे ही चाइना के पास भी हो और पाकिस्तान के पास भी हो। ठीक। तो हमें दो चीजें इंश्योर करनी है, कि रशिया पाकिस्तान के क्लोज ना जाए, और दूसरा रशिया चाइना के साथ वो टेक्नोलॉजी शेयर ना करे जो उसने हमारे साथ की है। ओके। तो वी जस्ट कांट अफोर्ड टू एलिमिनेट मॉस्को, डेस्पाइट कि हम लोग आजकल यूएसए, फ्रांस और इसराइल के करीब जा रहे हैं, वो ठीक है, बट हम एलिमिनेट नहीं कर सकते मॉस्को को, जब वो भी जब जब हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना के साथ लद्दाख में। हमें एक रेगुलर एंड रिलायबल सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट एंड स्पेस भी इंश्योर करना है, क्योंकि जो ऑलरेडी हमने वेपन्स ले चुके हैं उनके मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है। एट द सेम टाइम हमें ये भी इंश्योर करना है कि मॉस्को सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर ना करे बीजिंग के साथ। ओके, नेक्स्ट इज बायलैटरल ट्रेड। ये सब मैंने आपको बता ही दिया है अभी। $30 बिलियन का टारगेट रखा था हमने बाय 2025। मैंने उस टाइम गलत बोल दिया था, 2030, 25 का टारगेट था। हालांकि हमारा ट्रेड ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, $65 बिलियन, बट रशिया के फेवर में है, पूरा रशिया के फेवर में है, $61 बिलियन। हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं उनको ज्यादा। ठीक है। रशिया, अब डिप्लोमेसी की बात करें, तो बुचा मैसेकर हुआ था जब यूक्रेन का इन्वेजन किया था रशिया ने, तो उसमें हमने एग्री कर दिया था कि हाँ, इसकी इंटरनेशनल प्रूफ होनी चाहिए। हालांकि हमने कंडेम नहीं किया है आज तक रशिया के इन्वेजन को। हम बस वही कहते हैं कि आपको जो भी सॉल्व करना है डिप्लोमेटिक बातचीत से सॉल्व कर लीजिए। एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर द थ्रेट्स ऑफ न्यूक्लियर वॉर, एंड इंडिया हैज एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट रशिया ऑन सेवरल रेजोल्यूशन। हम लोगों ने कभी रशिया को खुल के क्रिटिसाइज नहीं किया है, पर मोदी जी ने कुछ वर्ड बोले थे जो कि काफी इंप्रेसिव थे, दैट दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। यहाँ पे डिजिटल भारत निधि, इसको गवर्नमेंट अब ऑपरेशनलाइज करना चाह रही है। ओके, पहले एक चीज आई थी, दैट इज यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, उसी को रीनेम किया गया है एज डिजिटल भारत निधि। इसमें फंड कौन देता है? जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, आपकी जियो, एयरटेल वगैरह, वो कुछ फंड इसमें देते हैं, ताकि सरकार उस पैसे को यूज कर सके रूरल एरियाज में टेलीकॉम कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। क्योंकि प्राइवेट कंपनी कई बार ऐसे एरियाज में नहीं जाती है जहां पर उनको ज्यादा अच्छा मार्केट नहीं है, रिटर्न नहीं है, तो वहां पर फंड अरेंज करने के लिए गवर्नमेंट ये अलग से एक कंट्रीब्यूशन मांगती है इनसे। ओके, पहले इसी का नाम था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, अब इसी का नाम रख दिया गया है डिजिटल भारत निधि। अभी भी ये ड्राफ्ट रूल्स है, जब इंप्लीमेंट हो जाएंगे तब दोबारा आएगा न्यूज में। ओके, इसका मेन गोल था टू इंक्रीज टेलीकॉम कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज। This is a pool of funds generated by 5% of universal service levy that is charged upon all the telecom fund operators on their adjusted gross revenue। ठीक है, मतलब आप अपना जो भी खर्चा वगैरह है वो सब हटा दो, उसके बाद जो रेवेन्यू बच रहा है उसका 5% आपको यहाँ इस फंड में देना होगा, और ये यूज किया जाएगा फॉर एक्सपेंशन ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क इन रिमोट एंड रूरल एरियाज। राइट। सो जो टेलीकॉम एक्ट आया, जो कि हमने डिस्कस किया था सेपरेटली मीन्स 450 में, एज पर द टेलीकॉम एक्ट, contribution made by the telecom companies towards the digital bharat nidhi will first be credited to consolidated fund of india। पहले consolidated fund of india में जाएगा, वहां से फिर सेंटर डिपॉजिट करेगा इस कलेक्शन को टू द निधि फ्रॉम टाइम टू टाइम। बट इसका हमेशा क्रिटिसिज्म रहा है कि सेंटर पूरा एलोकेट करता नहीं है जितना आता है, और जो एलोकेट करता है उसको भी पूरी तरीके से यूज करती नहीं है टेलीकॉम मिनिस्ट्री। तो इसके जो भी जहां भी हम यूज करेंगे, लाइक प्रमोटिंग एक्सेस टू एंड डिलीवरी ऑफ टेलीकॉम कम्युनिकेशन सर्विसेज इन अंडर सर्व्ड रूरल, remote and urban areas, then fund research and development of telecommunication services, technologies, products, support pilot projects, consultancy assistance and so on। इन सब चीजों पे यूज कर सकते हैं। बट जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है इसका, दैट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फंड। ये फंड स्टैब्लिश किया गया था 2003 में, और कांस्टेंट क्रिटिसिज्म रहा है कि इसको अंडर यूटिलाइज किया गया पुरानी गवर्नमेंट के द्वारा भी और करंट गवर्नमेंट के द्वारा भी। जैसे जस्ट जितना फंड आया था उसका 72% ही हम यूज कर पाए। ठीक है, 1920 में आप देखिए ऑलमोस्ट 8000 करोड़ आया था, उसमें से हार्डली 3000 करोड़ यूज किया गया, बाकी का यूज नहीं किया गया। A key reason for weak spending for this fund can be attributed to the underspending of funds allocated for the भारत नेट प्रोजेक्ट फॉर फाइबर कनेक्टिविटी। ठीक है, अब ये सर्विस इसके अंडर में हम लोग लेकर आए थे भारत नेट प्रोजेक्ट, यानी कि केबल्स डाली जाएंगी रूरल एरियाज में इंटरनेट के लिए, बट ये प्रोजेक्ट स्लो डाउन हो गया, तो उस वजह से ये फंड का पूरा यूटिलाइजेशन हो भी नहीं रहा।
क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज ड्रॉप्स, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉप 4 इंश्योरर है इन्होंने अपना एक्सपोजर थोड़ा कट डाउन किया है। देखिए ये स्कीम आपसे पूछी नहीं जाएगी, अब इट इज नियरली इम्पॉसिबल कि आपसे दोबारा पूछी जाए, बट इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें जानने चाहिए। दैट इज द स्कीम इज कंपलसरी फॉर द लोनी फार्मर। अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया है, ठीक है, जिसमें आपको 7% इंटरेस्ट देना होता है, बट अगर टाइमली पे करते हो तो 3% और सबवेंशन मिल जाता है और आपको सिर्फ 4% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने केसीसी कार्ड का यूज कर रहे हो तो आपके लिए तो कंपलसरी है कि आपको लेना ही पड़ेगा ये, ठीक है, फसल बीमा योजना के अंडर में। बट वॉलेंट्री है उस फार्मर के लिए जिसने कोई लोन नहीं लिया है, ठीक है, उनके लिए वॉलेंट्री है, बाकी जिन्होंने लोन लिया है उनके लिए तो ये मैंडेटरी है, ठीक है। फोर इंश्योरेंस कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिपोर्टेड ए डिक्लाइन इन क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज। अब देखिए ये जो कवरेज देने में कम करा है ना इंश्योरेंस ने, उसका मेन रीजन भी यही है कि एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स काफी चल रही हैं। ये जो हमारे क्लाइमेट चेंज के वजह से डिजास्टर आ रहे हैं ना, कभी हीट वेव आ रही है, कभी फ्लड आ रहे हैं, कभी ड्रॉट आ रहा है, उस वजह से ये इंश्योरेंस को भी ये लग रहा है कि शायद लॉस में जाएंगे हम लोग। ओके, तो ये सब आप क्लाइमेट चेंज से रिलेट कर सकते हो, कैसे ये आपकी इकोनॉमी को भी हॉन्ट करता है। यहाँ पे रशिया का ऑयल रेवेन्यू डिक्लाइन होने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि इतने सैंक्शन है उसके बाद भी। तो यहाँ पे यूएसए अब न्यू प्लान बना रहा है कि कैसे करके इनकी ये जो शैडो फ्लीट है इसको रोका जाए। अब शैडो फ्लीट से आपका क्या मतलब है? देखिए शैडो फ्लीट वो हैं जिनकी कोई ओनरशिप स्टैब्लिश नहीं है, ठीक है। अब जैसे जो हमारे मेन वेसल्स होते हैं जिनमें पूरा कार्गो जाता है, वो तो कहीं ना कहीं रजिस्टर होते हैं, ठीक है, किसी कंपनी में, कोई ना कोई कंपनी ने उनका इंश्योरेंस भी कर रखा होगा, तो ये सब तो होता है। लेकिन कुछ ऐसी शिप्स होती हैं जिनके कोई वेल स्टैब्लिश ओनर नहीं है, तो इनको इनके थ्रू रशिया ट्रेड कर रहा है, और तो इनको कंट्रोल करना चाहता है यूएसए। ऑलराइट, क्योंकि जो वेल रजिस्टर्ड फ्लीट्स होंगी उनमें तो प्रेशर बना सकता है कि हमने सैंक्शन लगाया है, आप इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कीजिए या इनको इंश्योरेंस देना बंद कीजिए ताकि ये रशिया के साथ ट्रेड करना बंद करे। लेकिन ये जो शैडो फ्लीट है इसको कैसे करोगे? राइट, तो अब उसके लिए कुछ प्लान बना रहा है यूएसए, अब जब जो आएगा देखेंगे। कॉप 29, कॉप 29 होने से पहले एक मीटिंग थी यहाँ पर, ये बॉन्ड में टॉक्स चल रही थी कि हम लोग को क्या कंक्लूड करना है इसमें COP 29 के लिए। तो देखिए 2-3 बातें याद रखिए। फर्स्ट थिंग है कि क्योटो के अंडर में हमने डिसाइड किया था कि $100 बिलियन एनुअल फंडिंग दी जाएगी, वो कभी मटेरियलाइज नहीं हो पाई। फिर हमने इसी का नाम चेंज करके हमने कर दिया न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, ठीक है। इसमें भी कौन कितना कंट्रीब्यूशन करेगा नहीं पता। फिर उसके साथ ही एक लॉस एंड डैमेज फंड स्टैब्लिश किया गया था, बट उसमें कमिटमेंट इतना कम आया है, हार्डली $800 मिलियन, और उसमें भी अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि ये $800 मिलियन किस कंट्री को कितना जाएगा, ठीक है। अब चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गया, बट अभी भी वो कहता है कि नहीं हम तो डेवलपिंग है ना, तो हाँ, ये तो डेवलप कंट्रीज का काम है फंड देना। बट उनका ये कहना है कि देखिए अब नीड इतनी ज्यादा है क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि ये सिर्फ डेवलप कंट्रीज के देने से नहीं होगा, जो वेल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, ठीक है, जैसे सऊदी अरेबिया, चाइना, इंडिया, ये डेवलपिंग है बट थोड़ी वेल ऑफ है, तो इनको भी मिलके कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तभी हम क्लाइमेट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। राइट, ये 3-4 बातें मेनली आप याद रखिए। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे। COP 29 समिट कहाँ होगा? तो ये बाकू में होगा। हालांकि देर इज नो कंसेंसस रिगार्डिंग रिसोर्सेज ट्रांसफर फॉर क्लाइमेट चेंज। $100 बिलियन पर ईयर वाला प्लान था, कभी सक्सेस नहीं हो पाया। उसका नाम चेंज कर दिया फिर न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, बट अभी भी उसमें ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं दिया है किसी ने। लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि चाइना, सऊदी अरेबिया, इंडिया, इनको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। दीज आर वेल डूइंग डेवलपिंग इकोनॉमीज, राइट। ये एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो है, ये $100 बिलियन का फिगर तो अब किसी काम का नहीं है, ठीक है। 15 साल पहले डिसाइड किया था आपने क्योटो में, और 15 साल में आप क्लाइमेट को और ज्यादा डैमेज कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि जो फंडिंग नीड है बहुत ज्यादा है। आपको हर साल कम से कम 1 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन एनुअली चाहिए अगर आप क्लाइमेट में अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन करना चाहते हैं तो। चाइना जो कि लार्जेस्ट पॉल्यूटर है, आज वर्ल्ड की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, और इसकी जीडीपी भी बढ़ चुकी है, इसकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा। 15 साल में 97 में क्योटो प्रोटोकॉल फाइनलाइज हुआ था, फिर उसके अंडर में जाके आगे डिसाइड हुआ था कि $100 बिलियन की फंडिंग देनी है, ठीक है। तो तब से लेके आज तक चाइना में बहुत चेंजेस आए हैं। चाइना अभी भी कहता है कि हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और पेरिस एग्रीमेंट का जो आर्टिकल 9 है वो कहता है कि जो रिसोर्स ट्रांसफर होगा, फंडिंग, वो होगी फ्रॉम डेवलप टू डेवलपिंग, और ये अपने आप को डेवलपिंग बोलता है, तो ये कहता है मुझ पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं। तो इस आर्टिकल 9 में चेंज करने की जरूरत है, जो आर्टिकल 9 है पेरिस एग्रीमेंट का, कि सिर्फ डेवलप नहीं बल्कि वेल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज भी फंड करेंगी। हालांकि अभी तक इंडिया को नहीं कहा गया है करने के लिए, बट इंडिया को भी शायद करना तो पड़ेगा आज नहीं तो कल। उसी के साथ लॉस एंड डैमेज फंड डिसाइड किया गया। इसमें भी
हम लोग कभी $100 बिलियन तो कर नहीं पाए, और इसमें भी हमने कमिटमेंट सिर्फ 800 मिलियन की है, बहुत कम है। The required sum is so large today that contribution from developed countries only will not suffice. Some contribution has to come from the relatively well off developing countries. ठीक है, इस लॉस एंड डैमेज फंड में कितना कमिट किया है अभी कंट्रीज ने? सिर्फ $800 मिलियन। अब दूसरा कि कंट्रीज को कहा गया था अपना नेशनल एडेप्टेशन प्लान बनाइए। अब देखिए, उससे मत कंफ्यूज कीजिएगा, वो जो आईएनडीसी है वो अलग है, वो कार्बन एमिशन को लेकर है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अडेप्टेशन प्लान की बात कर रहे हैं। तो ये अडेप्टेशन प्लान सबमिट करना था, बट सिर्फ 57 कंट्रीज ने सबमिट किया है। ठीक है, पुअरर कंट्रीज तो खैर कर भी नहीं सकती, जो बहुत छोटी छोटे आइलैंड कंट्रीज है पैसिफिक में, वो क्या करेंगी। ठीक है, लेकिन मेन बात ये है कि इंडिया ने भी ऐसा कोई प्लान सबमिट नहीं किया है कि आपका नेशनल अडेप्टेशन प्लान क्या है, आप क्या करने वाले हो अडेप्टेशन के लिए। ठीक है, इंडिया ने भी सबमिट नहीं किया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने लास्ट ईयर 2023 को कहा था दैट दिस इज द हॉटेस्ट ईयर एवर, राइट। एंड नेक्स्ट 5 ईयर देयर विल बी 80% लाइक्लीहुड कि हमारा जो एवरेज एनुअल ग्लोबल टेम्परेचर है वो एक्सीड कर जाएगा 1.5 डिग्री को। साइक्लोन्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हीट वेव्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, फ्लड्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर आर्कटिक का हमने देख लिया, और ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं यूक्रेन में, गाजा रीजन में, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब तो और ज्यादा इस पूरे क्लाइमेट को डैमेज कर रहे हैं, राइट। उसी तरह ट्रेड हॉस्टिलिटीज चल रही है चाइना की। ठीक है, तो एक बात श्योर है कि क्लाइमेट में भी ये जो जियो पॉलिटिक्स है ये अपना रोल प्ले कर रही है, लोग अभी भी यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं इसमें। ट्रस्ट डेफिसिट विद फार्मर्स, यहाँ पे इन्होंने दो सजेशन बहुत अच्छे दिए हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, जो आप वर्थ है आपके नोट्स में आपको इंक्लूड करना चाहिए, कि हमें दो एग्रीकल्चर काउंसिल बनाने की जरूरत है। ठीक है, एक काउंसिल होना चाहिए जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे फार्मर्स के। ठीक है, और फार्मर्स में भी दो कैटेगरी होगी, एक होंगे ओनर कल्टीवेटर जो खुद की जमीन पे खुद खेती कर रहे हैं, दूसरे होंगे टेनेंट जो दूसरों की जमीन पे खेती कर रहे हैं। ओके, तो एक एग्री काउंसिल ये बनेगा, ओके, इसे हम कहेंगे फार्मर्स काउंसिल। और दूसरा काउंसिल बनेगा जीएसटी की तरह, एग्री मिनिस्टर्स होंगे जिसमें हर स्टेट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स। ओके, और इन काउंसिल्स को एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर मीट करना चाहिए, ताकि एक कन्वर्जेंस हो सके ऑन सम इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, सो ये सजेशन बहुत अच्छा था इनका, फार्मर्स काउंसिल बनाने की जरूरत है हमें, जिसमें दो लोग होंगे, टेनेंट फार्मर्स भी होंगे, ठीक है, और लैंड ओनर फार्मर्स भी होंगे। ठीक है, दूसरा एग्री काउंसिल बनाने की जरूरत है जिसमें सभी स्टेट्स के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स होंगे, ताकि हम एग्रीकल्चर में जो भी रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं वो बेटर बनाए जा सकें। क्योंकि अगर सिर्फ मिनिस्टर लेवल पर गवर्नमेंट कुछ कर लेती है, बट जब तक आप इस फार्मर काउंसिल को कंसल्ट नहीं करोगे तो फिर वो इंप्लीमेंट हो नहीं पाएगा। ठीक है? वो जो 3 लॉस आए थे उसमें कुछ अगर थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए जाते तो वो ठीक था, इतने बुरे नहीं थे वो 3 लॉस। लेकिन आपने इस तरह से किसी फार्मर काउंसिल को बनाकर उससे कंसल्टेशन नहीं की थी, और जब भी आप बिना कंसल्टेशन कोई चीज लाओगे तो उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं, राइट। क्लाइमेट चेंज आज बहुत बड़ा थ्रेट है। आईसीएआर ने क्लेम करता है कि हमने करीब 2000 सीड वेराइटीज बनाई हैं दैट कैन विदस्टैंड द क्लाइमेट वैगरीज। ठीक है, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड वेराइटीज हमने ग्रो की, ऐसा आईसीआर क्लेम करता है। बट 23-24 में जो एग्रीकल्चर जीडीपी का डेटा निकल के आया, 1.4% ड्रॉप देखा गया एलनिनो ईयर में, तो ये दिखाता है कि ये जो क्लेम है आईसीआर का ये फ्लॉड है। अगर आपने बना लिए थे ऐसे सीड्स तो फिर एलनिनो ईयर में इतना ज्यादा डिक्रीज कैसे हुआ एग्रीकल्चर जीडीपी में, जबकि लास्ट ईयर यही एग्रीकल्चर ग्रोथ 4.7% थी, राइट। तो एक चीज जरूरी है कि अभी भी हम लोगों ने क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को पूरी तरह नहीं अपनाया है। आईसीएआर की फंडिंग को बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज भी प्रमोट करनी, क्योंकि जब तक हम वो नॉलेज नीचे ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक फार्मर उसको अपनाएगा नहीं। Okay, we need to make them aware and we need to promote the farming practices which can withstand the extreme heat waves or bursts of rain, etc. The extra funding of ICAR should exclusively focus on creating a climate resilient and climate smart agriculture. ठीक है, इसी में इन्होंने मेंशन किया कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो कि आई थी काफी फैनफेयर के साथ, उसके बाद थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला, फिर उसमें कोई टेक्निकल चेंजेस किए गए, कुछ लोगों के लिए वॉलंटरी बनाई गई, तब जाके इस स्कीम ने फिर से थोड़ा सा रिवाइव किया है। ठीक, बट हमारे लिए इस आर्टिकल से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाने थे। फर्स्ट, ये जो काउंसिल बनाने की बात हो रही है। दूसरा, आईसीएआर जो क्लेम करता है कि सीड वेराइटीज हमने बनाई है जो क्लाइमेट की वैगरीज को विथस्टैंड कर पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता तो हमारी जीडीपी इतनी नहीं गिरती। और थर्ड पॉइंट कि सिर्फ ये सब करने से नहीं हो जाएगा, हमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस को स्ट्रेंथन करना होगा ताकि हम फार्मर को कन्विंस कर सकें कि आप अपनाइए जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, टेक्निक्स हैं उनको।
ये आर्टिकल है इंडस वाटर ट्रीटी का। इसको ऑलरेडी हम मेंस 450 प्लस में देख चुके हैं इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, ठीक है, तो इसको हम दोबारा नहीं करेंगे। बाकी मैं हाईलाइट कर दिया है, मैं उसको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, बट आई वोंट सजेस्ट कि इसको रीड करने की जरूरत है आपको। ओके, बाकी की नॉर्मल न्यूज़ थी, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं था। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा था कि अब जो इंडियंस हैं ये वियतनाम और सेंट्रल एशिया को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं फॉर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। उसका रीज़न है कि हम लोगों ने काफ़ी सारी डायरेक्ट फ्लाइट्स बढ़ा दी थी यहाँ पर, ठीक है। कई बार थर्ड कंट्री से होके स्टॉपेज लेके जाना पड़ता है तो लोग प्रेफर नहीं करते। इसके दो रीज़न है, पहला तो डायरेक्ट फ्लाइट अब हमें मिलने लगी है टूवर्ड्स दिस वियतनाम एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज, और दूसरा इसका रीज़न है कि यहाँ पर जब आप जाते हो तो यहाँ पर ही आपका जो एक्सपेंडिचर आता है वो ऑलमोस्ट उतना ही आता है जितना आपका डोमेस्टिक, यानी हम अगर इंडिया में किसी जगह पे घूमने जाते हैं उतना ही खर्चा वहां आता है। तो करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सिमिलर है, तो वहां पे जाना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है। ये दो रीजन है जिस वजह से हमें थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिल रही है। वियतनाम में काफी ज्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं इंडिया से, कजाकिस्तान भी जा रहे हैं, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, इन सब जगहों पे, ओके। और जरा देखिए अजरबैजान में कितना ग्रोथ देखने को मिला है, 751%, ओके। दो रीजन, डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी, यानी कनेक्टिविटी इसलिए बढ़ानी चाहिए हर कंट्री के साथ, ठीक है। वीजा ऑन अराइवल आप देते हो तो भी टूरिज्म प्रमोट होता है। और तीसरा कि आपके यहाँ पर जो टूरिस्ट आ रहा है उसको एक्सपेंडिचर कितना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि आपका टूरिस्ट प्लेस इतना कॉस्टली है कि वो अफोर्डेबल नहीं रहता फिर, ठीक है। सो ओके, दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग। एंड रात में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। उस पे वो वही अल्टीमेटली ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ही है जो आपको मेंस में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, ओके। प्रीलिम्स एक्स्ट्रा हम वीकेंड पे करेंगे और एमसीक्यूज भी उसी दिन प्रैक्टिस होंगे, संडे के दिन टेस्ट के फॉर्म में आपको दे दिए जाएंगे, राइट। आप एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, वहां पे मुझे आपको जो शॉर्ट नोट्स देने होंगे न्यूज में जो एक्स्ट्रा के लिए, वो मैं आपको वहां पे अपलोड कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।